इसी आप या डिटेल्स देखें जनाब स्पीकर, इस पे क्लियरली लिखा हुआ है कि इस पे रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल हैं और इस पे आपके रिटायर्ड जनरल्स भी हैं और भी लोग हैं। लिहाजा नैब को जब आप स्ट्रेंथन करेंगे सही तरह और म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस आप रीइंस्टेट करेंगे तो तब ये अमाउंट जो है ये वापस रिकवर होंगी। अभी तो आपने बिल्कुल खाता जो है वो खाली कर दिया है, बेनिफिशरीज मैंने आपको बता दी हैं। जनाब स्पीकर, $12.5 अरब मुल्क से बाहर गया और कोई पूछने वाला नहीं। ये तो एक, मैं समझता हूं जनाब स्पीकर, डकैती नहीं तो और क्या है। यहां पे एक वजीर साहब कहते हैं कि जी पक्के के डाकू ना कहें, तो हम लोग फिर कौन से डाकू कहें? हम लोग चले आप पक्के के डाकू नहीं, हम लोग आपको कच्चे के डाकू कह देंगे। यहां पे एफपीआर के चेयरमैन ने कहा है कि जनाब एफपीआर लीक्स, ये डॉन जो है 15 मई की, उस पे उसने कहा है जनाब स्पीकर के हम लोग दुबई लीक्स में इन्वेस्टिगेट करेंगे और ये इसको हम लोग ठिकाने लगाएंगे इन लोगों को। तो चेयरमैन एफपीआर को हम लोग डिमांड करते हैं कि मोहसिन नकवी को जरा भेजे ना टेक्स्ट की डिटेल्स कि वो मियां आके दो, यहां पे बाकी जिनके नाम आए उनके पीछे पड़े। जनाब स्पीकर, यहां पे 3-4 और इंपॉर्टेंट चीजें आपके सामने मैं रखना चाह रहा हूं और वो हैं कि इस वक्त जो अडयाला जेल में कैदी नंबर 804 वजीर आजम इमरान खान साहब, उनके साथ हमारे वाइस चेयरमैन जनाब मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब, इन दोनों साहिबान को ईद तक नहीं पढ़ने दी। ये तो हालात है जनाब स्पीकर। ईद की नमाज उस पे कतकन डेथ सेल में वजीर आजम इमरान खान साहब को रखा हुआ, उनको फैसिलिटीज नहीं दी जा रही। नवाज शरीफ को हर चीज मिल रही थी, 45 मेहमान उसको मिलने आते थे दिन के, बुफे लंचेस नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के होते थे। यहां पे तो मैं फिर आपसे जिक्र करूं या ध्यान के लिए कि हम लोग 6 लोग जाते हैं हफ्ते में 20 मिनटों के लिए, और ये पूरी चेन है, इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग हैं, इस पे पंजाब हुकूमत है, इसमें बाकी सारे साथी मुलवस। यहां पे जनाब स्पीकर मैं बात करता चलूं कि आपका इस वक्त जो वजीर आजम इमरान खान साहब को जेल में रखा हुआ है, वो एक इतने बोगस चार्ज में रखा हुआ है कि जो पाकिस्तान की जितनी खवातीन है उनके ऊपर उसका असर आता है, और वो है इद्दत केस। जिस किसी शख्स ने ये सोचा इस भोंडे केस का, मेरा ख्याल है आखिरत में तो उसको जवाब देना पड़ेगा। आखिरत क्या, इस दुनिया में ही उसको जवाब अल्लाह ताला उसको दिखा देंगे। जनाब स्पीकर, आए दिन वो डेट एक्सटेंड होती है। एक मासूम शख्स को, एक बेगुनाह शख्स को, एक बेगुनाह खातून को आपने रखा हुआ है जेल में। आपने एक हार की कीमत, जनाब स्पीकर, वजीर आजम इमरान खान साहब का जो केस बना हुआ था उसको आपने अरबों रुपए की वैल्यूएशन कर दी है। ये कहां का इंसाफ, ये कहां का कानून? और ये कहते हैं जनाब कि हम लोग नैब के कवानीन जो है हमने ठीक कर दिए हैं। जनाब स्पीकर, ये 9 मई का जो सारे का सारा सिलसिला था, इस फ्लोर हाउस में मैं 3 बार पहले कह चुका हूं, यह एक बहाना था, इमरान खान निशाना था। यह मैं वाजे कर दूंगा आपको। 14 नौजवानों की शहादतें हुई, वो हमारे पीटीआई के नौजवान थे। किसी और को खराश नहीं लगी। जो आपका लिबर्टी से रोड आता है, जेल रोड पे आप चलते हैं, वो पुलिस लाइन, कुर्बान लाइन है या क्या है, मैं उस दिन भी गुजरा था उधर से, 3000 पुलिस वाले उधर होते हैं। 10-15 लोग आके टीयर गैस शेल्स वहां पे
मार सकते थे। हमने 25 मई को खाए ना, मेरे इस पीठ पे जिस तरह लाठीचार्ज, 46 लाठियां खाई, अपना मोर्चा हमने नहीं छोड़ा। हमने वजीर आजम इमरान खान साहब के कंटेनर का रास्ता खोला, टीयर गैस शेलिंग खाई, रबर बुलेट्स खाई, स्ट्रेट फायर खाया। हमारा बिलीफ है, हम जमहूरियत के लिए कर रहे हैं, हम लोग अपने आइन के लिए, कानून के लिए कर रहे हैं, हम लोग नजरिए के लिए कर रहे हैं। ये बाकी लोग इस चीज को नहीं समझते हैं। जनाब स्पीकर, 9 मई के बाद जिस वक्त इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार के साथ लगाया, तो मईशत का तो बेड़ा गर्क इन्होंने कर दिया। वो आपको मैंने सारी दस्तान बता दी है। जीरो ग्रोथ रेट, रीजन की इकोनॉमीज बढ़ रही है और पाकिस्तान की इकोनॉमी नीचे। IMF ने हमसे राब्ता किया और उन्होंने कहा जी कि आपकी क्या इस पे राय है। हमने कहा हम लोग खुलेआम बातचीत करेंगे आपके साथ। अवाम, पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हम लोग करेंगे, पर इलेक्शन आपने टाइम पे कराने हैं। उस पे भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने और उस वक्त की हुकूमत, यही PDM हुकूमत ने डंडी मारी और भाग गए। जनाब स्पीकर, हमने वहां पे ये चीज इंश्योर कराई। हमने कहा कि आइन और कानून की बालादस्ती, वजीर आजम इमरान खान साहब ने कहीं नहीं कहा कि वजीर आजम इमरान खान या इमरान खान को कोई रिलीफ। तो उन्होंने कहा नहीं, आइन, पाकिस्तान के आइन को फॉलो करें। वो ऐसा शख्स है। जनाब स्पीकर, मैंने हार की बात की। 80 लाख रुपए उस हार की कीमत है और उसकी वैल्यूएशन कितनी कर रहे हैं? 3.2 अरब रुपए। वाह वाह, ये कौन सा भोंडापन है? ये फिगर्स लाते कौन है और कहां से लाते हैं और कौन लाता है? सिर्फ टारगेट आपका निशाना वजीर आजम इमरान खान है। इतनी नफरत क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए बात करता है। जनाब स्पीकर, यहां पे हमने काफी बातें की है, व्हाइट कॉलर क्राइम की, नैब की। वजीर आजम इमरान खान साहब के खिलाफ 9 मई से पहले 100 के केसेस पहले से थे और उनको इंशाअल्लाह ताला मेरे रब ने चाहा वो बहुत जल्द रिहा होंगे और वो यहीं पे आएंगे, वो यहीं पे आएंगे, इसी हाउस में आएंगे और वो वजीर आजम होंगे पाकिस्तान के इंशाअल्लाह ताला। और 2 ताई नहीं, 3/4 से आएंगे इंशाअल्लाह ताला आएंगे। जनाब स्पीकर, यहां पे हम लोग बात करते हैं, 2-3 जरूरी बातें आपके सामने रख दूं। मैंने पावर सेक्टर के हवाले से बात कर रहा था, मगरिब की अजान होने वाली थी। पावर सेक्टर क्राइसिस इतना सीरियस है कि खैबर पख्तूनख्वा में, मैंने आपसे पहले भी बात की, हमसे बदला लिया जा रहा है कि इन लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैबर पख्तूनख्वा के बहादुर लोगों ने, गयूर लोगों ने क्यों वोट दी। और सारी की सारी लोड शेडिंग इस गर्मी में वो हम पे की जा रही है। मेरा जिला जिसकी मैं नुमाइंदगी इस जगह पे सहवान में करता हूं, जहां पे मुझे तकरीबन 1,93,000 वोट मिले अल्हम्दुलिल्लाह। 83,000 की लीड उन साथियों ने, माओ बहनों ने, बुजुर्गों भाइयों ने मुझे यहां पे भेजी। हमारी 0 लोड शेडिंग थी, जितने फीडर्स थे। कल मैं एक जनाजे पे खड़ा था, लोग वहां पे तड़प रहे हैं। मैंने चीफ एग्जीक्यूटिव को फोन किया, कोई जवाब नहीं। 3 दिन से एक डिस्क होती है वो पंचर हो गई, एक फीडर है, मीरपुर फीडर उसका नाम है। 2 दिन से वहां पे कोई लाइनमैन नहीं जा रहा था। क्यों? क्योंकि यहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का MNA है, यहां पे अली मोहम्मद खान है, यहां पे हमारे जितने साथी हैं, बुनेर से गौर अली खान साहब हैं, जितने हमारे KP के साथी हैं, सारे के सारे इस चीज में मुब्तला है। हमारे वजीर आला जनाब अली अमीन खान गंडापुर साहब, खुद उनको एक्शन लेना पड़ा। लोग तड़प रहे थे DI खान की गर्मी में, जाके ग्रिड में वो स्विच ऑन ना करते तो और क्या करते, क्योंकि फोर्स लोड शेडिंग, जाली लोड शेडिंग हो रही है। जनाब स्पीकर, या तो हमें कह दें बिजली हम बनाए, हमारा जिला बनाए, हरिपुर जिला में तरबेला डैम है, गाजी बरोता उधर है, बिजली हम बनाए, KP वहां पे बिजली पूरे पाकिस्तान को फराहम करे, और फिर हमें कहें कि आप चोर हैं क्योंकि आपने लाइन पे इन्वेस्टमेंट नहीं की है। जनाब स्पीकर, ये काबिल बर्दाश्त नहीं है, हम इसकी मज़म्मत करते हैं और रिजेक्ट करते हैं इस चीज को।
यहां पे मलिक अनवर साहब का हल्का चारसदा के साथ, वहां पे कोई जाके देखे जनाब स्पीकर, वहां पे जो दहशतगर्दी में ये मुब्तला थे, जिस वक्त कोई पुलिस फोर्स वाला जा नहीं सकता था, मीटर जोड़ गए थे, वहां पे लाइन लॉसेस हमने शुरू किया था काम, अभी आके फिर बंद कर दिया। जनाब स्पीकर, दिस इज नॉट ऑन। जनाब स्पीकर, यहां पे अभी हम लोग आते हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो केपी में बनी हुई है, मैंने आपसे इंटेलिजेंस ब्यूरो, एमआई, एफआईयू, आईएसआई और स्पेशल ब्रांच, इनका मैं क्यों कह रहा हूं यहां पे हम लोग बजट डिस्कस करें, चाहे इन कैमरा हम लोग डिस्कस कर लें, डिस्कस तो करें कि हमें पता लगे कि वीगो डाले कितने खरीदे जा रहे हैं, जिसके जरिए हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुहिब्बे वतन गयूर शहरियों को रात के अंधेरे में उठा के टॉर्चर किया जा रहा है, और जो असली दहशतगर्द है वो एस्केप करके वो दिन जाड़े भाग रहा है और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खैबर पख्तूनख्वा के लिए बना रहा है। इंटेलिजेंस एजेंसीज का काम है कि वो असली दहशतगर्दों को पकड़े और उसको बेनकाब करे, ना कि मुहिब्बे वतन मासूम शहरियों के पीछे वीगो डालों में फिरे। इस चीज को हम लोग रिजेक्ट करते हैं जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, हम लोग अभी आते हैं आपके रिजवान, आपके जनाब स्पीकर, ये नैब में तकरीबन आपके 18 नैब के बारे में मैं बात कर रहा था। नैब के कवानीन में दुनिया में कोई मिसाल ऐसी नहीं मिलती। 18 पर्सन स्पेसिफिक तरामीम हुई है, जहां पे लोगों को छुटकारा, वो कहते हैं ना, आपको ब्लैंक चेक दिया गया, अपने केसेस खत्म किए गए। ये दुनिया में और कहीं पे आपको मिसाल नहीं मिलती, और मैंने नाम भी आपको बता दिए। यहां पे जनाबे वाला हमारे बिलाल इजाज साहब एमएनए साहब के नीचे एमपी हैं, रिजवान मुस्तफ़ा सत्ती साहब उनका नाम है, सियान साहब है, एमपी हैं पीपी 62 से। 100 दिन हो गए उनके अरेस्ट हुए हुए, कोई वाली वारिस नहीं, कोई पता नहीं किस रीजन में। हमारे जितने साथी हैं, कोई किस केस में है, कोई किस पेस में। और जनाब स्पीकर, इजाज चौधरी साहब 300 दिन, सेनेटर सारों का मैंने बताया। जनाब स्पीकर, यहां पे अभी मैं आता हूं कि आपके इलेक्शंस के हवाले से आपका इस बजट में आप देखें, बजट इन ब्रीफ, पेज 25 को ही आप उसका मुताला करें, और उसका जनाब स्पीकर टेबल 13 आप देखें, तो उसमें जनाब स्पीकर आपका जो इलेक्शंस का बजट है वो आपका है जनाब वाला 48 अरब रुपए उसका एलोकेशन की गई है, और ये एलोकेशन पिछले साल के बजट की थी। बड़ी अच्छी बात। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सिकंदर सुल्तान राजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स का और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक ही मकसद था दुनिया में कि साफ शफाफ अबव बोर्ड इलेक्शंस कराएं। कोर्ट में ये लोग जाते थे, अदालतों में, सुप्रीम कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में, और ये लोग कहते थे जी इलेक्शन पे इतने अखराजात आते हैं कि हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। जहां पे बुकला हजरात मेरे बैठे हैं, ये कहते थे जी हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, हमें वारे में नहीं है। जिस वक्त चीज आया हुई जनाब स्पीकर, और पता लगा कि देखें आपके फिगर्स कहीं ना कहीं, ये फिगर्स निकालना, अल्हम्दुलिल्लाह ये बजट पेश किए हुए हैं। इसका मैं आपको पहले ही कहा था ना, वो बायोलॉजी क्लास में आप जिस वक्त स्टूडेंट थे तो आप डायसेक्ट करते थे वो मेंढक को और डड्डू को। तो ये डड्डू बजट जो है ना सर, इसको हमने डायसेक्ट किया, और इस डायसेक्शन में से ये चीज निकली है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो खर्चा हुआ इलेक्शन पे,
वो 16.4 अरब रुपए तकरीबन बनता है। कितना? 16.4 अरब रुपया। बजट इन्होंने कितना किया जनाब स्पीकर? 48 अरब। सारी दुनिया को कहते रहे इलेक्शन डिले किया। हुकूमत उस वक्त बचत सका वन हुकूमत थी, शहबाज शरीफ की PDM 1, कि जी हमारे पास पैसे नहीं है, किटी खाली है, नहीं दे सकते हैं। फाइनेंस सेक्रेटरी को बुलाया, फाइनेंस सेक्रेटरी ने झूठ कहा, मिनिस्टर फाइनेंस ने झूठ कहा, आपके बचा सका ने झूठ बोला, आपके सिकंदर सुल्तान राजा ने झूठ बोला, सारे झूठे पकड़े गए। बजट में सामने चीज आई, 16.4 अरब रुपए सिर्फ लगा। क्यों झूठ बोला आपने? आपका एक काम था साफ शफाफ इलेक्शन करना, वो भी आपने इस भेड़ोंगे तरीके से किया कि फॉर्म 47 के लोग आपने रातों रात यहां पे फ्रंट बेंचेस पर पीछे आपने बिठा दिए। ये आपकी मतलब कारकर्दगी है। इन लोगों में जरा भी शर्म हो, जरा भी हया हो। जनाब स्पीकर, हमारी 86 सीटें इस इलेक्शन कमीशन ने, इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने फैसिलिटेट होके, एक फैसिलिटेटर बन के, एक डाकू बन के हमारी सीटें इन्होंने चुराई और इंशाल्लाह ताला हम लोग वापस लेंगे इनसे। जनाब स्पीकर, यही चीजें सूबों में की गई। हमारे पख्तूनख्वा में जहां पे सैलाब था PTI का, हमारी सूबे की और कौमी असेंबली की सीटें इन्होंने सूबे से उड़ा दी। उसमें हमारे तैमूर खान जगड़ा साहब, हमारे कामरान खान बंगिश साहब, हमारे अली जमान साहब एडवोकेट MPA, जिन पे अभी पिछले दिनों 2 हफ्ते पहले कातलाना हमला हुआ। जनाब स्पीकर, और हमारे साथी हैं वहां के, साजिद नवाज है, हमारे और साथी हैं। जनाब स्पीकर, ये वो सीटें हैं वाजे हमारे पास। जनाब स्पीकर, हम लोगों ने ये सीटें जीती थी और फिर भी इनको तकलीफ होती है। इलेक्शन कमीशन को हम लोग आईना दिखाते हैं कि फॉर्म 45 के लोग यहां पे बैठे और वो सीटें हमने निकालनी है इंशाअल्लाह ताला। जनाब स्पीकर, मैं यहां पे डिमांड करता हूं, प्रिविलेजेस कमेटी हो या आपकी कैबिनेट कमेटी हो, स्टैंडिंग कमेटी, जनाब स्पीकर, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ गो के उनका एक्सपेंडिचर चार्ज एक्सपेंडिचर में आता है। चार्ज एक्सपेंडिचर जनाब स्पीकर वो खर्चा होता है जिस पे आप कटौती नहीं कर सकते हैं, आप उसको कट नहीं कर सकते हैं, आपका कट मोशन नहीं होता। गो उसके ऊपर आप स्टैंडिंग कमेटी में कैबिनेट डिवीजन में उनको बुलाएं और हम लोग बुलाएंगे। हमारे जो यहां पे अरकान कैबिनेट डिवीजन की स्टैंडिंग कमेटी में होंगे उनको हम लोग लाइन हाजिर करेंगे और उनसे पूछताछ होगी। मैं फिर रिपीट करता हूं, जिस तरह हम लोग पूछताछ करेंगे डॉक्टर उस्मान जो टाउट IG पंजाब पुलिस का है, उसको भी हम बुलाएंगे, उसके खिलाफ केसेस हम लोग इनिशिएट करेंगे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के इंशाअल्लाह ताला। जनाब स्पीकर, एक एक जो हमारे साथियों के खिलाफ जुल्म हुआ उसका हिसाब उनको चुकाना पड़ेगा। जनाब स्पीकर, अभी आते हैं हम लोग वजीर आजम ऑफिस, फॉर्म 47 का जो वजीर आजम है, इसका इंटरनल पेज 16 डिमांड नंबर 10, ये आपकी जनाब वाला इसी डिमांड इस बुकलेट में है। इस पे इंटरनल खर्चा 793.742 मिलियन, तकरीबन आप 80 करोड़ कर दें। इस साल का बजट, पिछले साल ये बजट था जनाब स्पीकर, ये तकरीबन 62 करोड़ का, 625 मिलियन का। उसको रिवाइज किया गया अपवर्ड 664 मिलियन, यानी कि 66 करोड़ का कर दिया उसे। उनको मुल्क डूब रहा था, एक साइड पे ये कह रहे थे कि जी हमारे पास पैसे नहीं है, दूसरी तरफ बच्चे सकी की हुकूमत, PDM 1 शहबाज शरीफ की और उसके बाद केयरटेकर की, खर्चे किए जाओ। ये पब्लिक सेक्रेटेरिएट की बात नहीं कर रहा, ये मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस की बात कर रहा हूं। खाबे चल रहे हैं, फ्यूल चल रहे हैं, तो फलाना चल रहा है, तो मजे हो रहे हैं। पाकिस्तान का मेहनत का गरीब आदमी जो है उसके ऊपर आप टैक्स लगा रहे हैं इनडायरेक्ट, उस पर सेल्स टैक्स ज्यादा कर रहे हैं, उसमें बोझ डाल रहे हैं, वो महंगाई के नीचे पिस रहा है। 45% आपकी अफराद-ए-ज़र हो रही है। यहां पे वजीर आजम हाउस का बजट आप ज्यादा करें, और ये नहीं कि चंद लाखों से, करोड़ों से। हम इसको रिजेक्ट करते हैं
स्पीकर साहब, यहां पे आप प्राइम मिनिस्टर ऑफिस एक्सटर्नल, यह भी इंटरनल, यह भी उसके घर के, अभी उसका दफ्तर का, यहां पे डॉक्टर जगर साहब, यह भी इनका दफ्तर की अभी मैं बात करूंगा। आप वजीर आजम हाउस के बारे में सिर्फ आप थे। डिमांड नंबर 17 और डिमांड नंबर 11 पेज 17, इस पे आप आ जाएं जनाब वाला। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस एक्सटर्नल का, सेक्रेटेरिएट का इस साल का बजट रखा गया है जनाब वाला 86 करोड़ रुपया, 860.5 मिलियन टू बी एग्जैक्ट। पिछले साल ये एक्सटर्नल प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का रखा गया था 634.9 मिलियन, ऑलमोस्ट इसको आप राउंड ऑफ कर लें तो 64 करोड़ रुपए का। पर इनको फिर मजा नहीं आया, इन्होंने कहा जी ये कम है, इसको ज्यादा करें। पाकिस्तान, इनका ख्याल था कि वहां पे मेहनत का लोग जो है वो रुलते रहे, उन पे महंगाई बॉम्ब फेंकते जाओ, बिजली की कीमत ज्यादा करते जाओ, गैस की कीमत ज्यादा करते जाओ, पेट्रोल और तेल की कीमत ज्यादा करते जाओ, अनाज की कीमत ज्यादा करते जाओ, आटे की कीमत ज्यादा करते जाओ, पर अपने ऊपर कुछ ना आने दो। और इन्होंने जनाब वाला प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का बजट जो है पिछले साल का वो 634 मिलियन से 676 मिलियन, यानी कि आपका 67 करोड़ रुपए, 68 आप उसको राउंड ऑफ कर लें, यहां पे आपका ले गए। जनाब स्पीकर, हम लोग ये पूछना चाहते हैं कि ये मौजूदा बचे सके की हुकूमत शहबाज शरीफ की, इनको ये 22.5 करोड़ रुपए का इजाफा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के बजट में किस चीज के लिए जरूरत है? आपको तो मैंने एक एक चीज इस बजट की डायसेक्ट करके बता दी है कि बजट की जो आपकी तरसीलात, जो इनकम है, रेवेन्यू आ रहा है, उससे आप अपनी साथियों की याददाश्त ताजा करने के लिए, उससे आप अपनी सूद की पेमेंट और पेंशन की थोड़ी बहुत पेमेंट आप पूरी कर सकते हैं। बाकी आपका डिफेंस, आपकी सब्सिडीज, आपकी मार्केट ऑपरेशंस, बाकी सब की सब चीजें आप नहीं कर सकते हैं, पीएसडीपी आप पूरी नहीं कर सकते हैं। पर आपने अपने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का बजट ज्यादा करना है, 22.5 करोड़ रुपया। हम लोग इस चीज को क्या करते हैं? कंडेम करते हैं और रिजेक्ट करते हैं। जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर, कहते हैं ये कि अवाम दोस्त बजट, अवाम दोस्त आपको दिखाते हैं। मैं जब कहता हूं जनाब स्पीकर के वो कच्चे के डाकू पकड़ा जाता है, उसको तो ये इनकाउंटर में क्लैशनकॉफ की या 30 बोर की गोली मार के खत्म कर देते हैं। ये पक्के के डाकुओं का क्या होगा? ये तो अपने लिए नैब की तरामीम करके तो यहां पे कुर्सियों पे आके बैठ जाते हैं। इनका तो ये हाल है। और फिर ये कहते हैं हम लोग फलाई बहबूद का बजट दे रहे हैं। जनाब स्पीकर, इनके एटीट्यूड का आप अंदाजा लगा ले। किसान पैकेज, कौन सा पैकेज? कौन सा पैकेज? किसान पैकेज। 450 अरब रुपए की इन्होंने फकी डाली है, इन्होंने लगाई है पंजाब के किसानों को। वहां पे किसान जो है वो अपनी गंदम नहीं बेच सकता, ये खरीदने के लिए तैयार नहीं है। और यहां पे ये सूट टाई ला के तो इधर अपनी स्पीच जनाब वाला वजीर आजम या फॉर्म 47 का वजीर आजम बचा सका, जो बचे सकी की हुकूमत है, यहां पे कहेंगे जनाब क्या किसान पैकेज के लिए कितना रखा? 5 अरब रुपया। कितना? 5 अरब। दैट्स इट, 5 अरब। जनाब आप ये जो साथी हैं इनको जरा ये पढ़ लिया करें, इनको हिंसों की प्रॉब्लम आती है। ये पेज 12 टेबल 12 पेज 24 बजट इन ब्रीफ पढ़ लिया करें, अच्छी बात होगी। या हिंसे में वो करना मुश्किल है तो मैं लिख दूंगा आपको, यूनिट 10, 100,000, 10,000। वो हाँ, ये इशू आ रहा है ना, पढ़ने में इशू आ रहा है, ये तो मसला है सारा, तब ये तो उन्होंने ये काम किया है। ये बजट की किताबें हैं, पढ़ जनाब स्पीकर, ये जरा ट्यूशन की क्लासें शुरू करें, बजट पढ़ लिया करें साथी जरा गौर से। जनाब स्पीकर, इस हुकूमत से ज्यादा अवाम दुश्मन, गरीब दुश्मन,
हुकूमत कभी नहीं आपको मिलेगी। खुद मैं नहीं कह रहा, ये इकोनॉमिस्ट सारे कह रहे हैं कि पाकिस्तान की तारीख में इतनी कम सरमायाकारी कभी हुई नहीं। कोई शर्म, कोई हया नहीं। जनाब स्पीकर, फिर मैं पहले टेबल बता देता हूं, पेज बता देता हूं कि फिर कोई उनको पढ़ने में आसानी हो जाए। टेबल 13 पेज 28 ग्रांट्स एंड ट्रांसफर्स, इस पे वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटीज इनिशिएटिव स्कीम्स, इस साल जो रकम रखी गई है आपके अक़लियती भाइयों और बहनों के लिए पाकिस्तान में, 0, 0, नील। मैं फिर रिपीट करता हूं, 0 तो पढ़ना तो आता होगा ना सारों को सर, 0 तो ये लोग पढ़ लेंगे, वहां पे डैश लगा हुआ है। ये हालात हैं जनाब स्पीकर। फिर ये कहते हैं कि हम लोग अपने अक़लियती बहन भाइयों की खिदमत के लिए झूठ, सब झूठ। 0 इन्होंने बजट वहां पे रखा है। ये क्या मुंह दिखाने के काबिल है जनाब स्पीकर? अपने लिए, प्राइम मिनिस्टर हाउस के लिए मैं फिर आपको रिपीट करता हूं, 22.5 करोड़ रुपए ज्यादा कर दिया शहबाज शरीफ ने। पाकिस्तान की अक़लियतों के लिए एक पैसा नहीं रखा, 0। हम रिजेक्ट करते हैं, कंडेम करते हैं। जनाब स्पीकर, यहां पे काफी डिटेल में बातचीत हो गई है एनर्जी क्राइसिस के बारे में। हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो जुल्म हो रहा है उसके बारे में हमने बात कर ली है। यहां पे मैं अभी रैप अप करता हूं। हमारा जनाब स्पीकर ये जो बजट है, और इससे पहले मैं बात करता चलूं जनाब स्पीकर, मुझे ये भी इंफॉर्मेशन आई है कि जो मैं बात कर रहा था, मैंने कोई ऐसी बात की ही नहीं है कि जो प्रॉम्प्ट करे कि यहां पे मेरी बात वो बंद करते जाएं। काइंडली जरा ये चेक करा लें ना, आपने कोई चीज उसको आपने एक्सपंज की है। फैक्ट्स के ऊपर मैंने बात की है, बजट के ऊपर बात की है, एक एक फिगर एनालाइज करके आपके सामने रखी हैं, न्यूज़पेपर्स अखबारें मैंने सामने रखी हैं पूरी। यहां पे सिर्फ और सिर्फ स्पीकर के पास पावर है कि वो एक्सपंज करे। एक मिनिस्टर को बहुत तकलीफ हुई, उसने कहा जी डाकू का लफ्ज ना इस्तेमाल करें। चले, मैं पक्के का डाकू नहीं कहूंगा, मैं कच्चे का डाकू इनको कह दूंगा। मैं क्या और क्या कहूं? मिस्टर डाकू मैं कह दूंगा, मिस्टर डाकू मौजबाना लफ्ज है, मिस्टर डाकू, मिस्टर डाकू हो जाएगा। गुजारिश है कि ये ऐसे अल्फाज ना इस्तेमाल करें जो रूल 284 के तहत ये हम सारे अल्फाज अनडिग्निफाइड और डिफॉर्मेटरी हैं, हम इसको एक्सपंज करते हैं। उसमें सिर्फ ये है कि माहौल हमारा बेहतर रहेगा। ठीक है, आपकी लीडरशिप के लिए कोई बोलेगा फिर शोर होगा, तो हम चाहते हैं कि ये माहौल, बजट का सेशन जो है, आदमी टू द पॉइंट बोलते रहें और ये अल्फाज इस्तेमाल ना हो। सर मिस्टर डाकू नहीं बोलूंगा, फिर बिल्कुल नहीं बोलूंगा सर मिस्टर डाकू। सर मैं ये यहां पे ये बात मैं करता रहूं सर कि यहां पे फ्रीडम ऑफ द प्रेस, हमारे साथी जो बैठे ना सर, ये दिन रात मेहनत करते हैं। इनका एक ही काम है यहां पे कि आप हाउस की प्रोसीडिंग्स जो आप देख रहे हैं उसको आप रिपोर्ट कर सकें। दुनिया का मीडिया चेंज हो गया है। यहां पे जिस वक्त मैंने होश संभाली जनाब स्पीकर, मेरे वालिद साहब इस हाउस का हिस्सा थे। मैं उस वक्त से देख रहा हूं, उस वक्त मुस्लिम अखबार हुआ करता था और उस पे यहां पे ऊपर नुसरत जावेद साहब व्यू फ्रॉम द गैलरी लिखते थे, मुझे याद है, और वो मैं बड़ी शौक से पढ़ता था। और हम लोग पढ़ते थे क्या है जनाब स्पीकर, वो आंखों देखा हाल वो आता था और उन्होंने बड़ी खूबसूरत वो रिपोर्टिंग उसमें करते थे। अब जनाब स्पीकर वो अगले दिन शाया होती थी अखबार। अभी जनाब स्पीकर मैं इधर बात कर रहा हूं, आपने ये बात की है, वो चीज इसी वक्त नशर हो गई होगी,
आपकी इलेक्ट्रॉनिक, आपके सोशल मीडिया पे, बाकी मीडिया से। दुनिया चेंज हो गई है। आपके यूट्यूबर्स बाहर बैठे होते हैं, आपके टिकटॉकर्स बाहर बैठे होते हैं, उनको क्यों नहीं आने दे रहे हैं? आपको क्यों डर है? फॉर्म 47 वालों को मुझे समझ नहीं आती। फॉर्म 47 के जो यहां पे लोग आए हुए हैं, उनको अवाम में जाने से डर क्यों लगता है? वो मोबाइल फोन देखते हैं, वो समझते हैं कि कोबरा सांप उनको डसने के लिए आ गया, वो भागते हैं उनसे। नहीं डसता वो फोन, नहीं कुछ कहता वो फोन आपको, वो सिर्फ आपकी बात नशर करेगा। भाई, हाउस की बात आप जाने दें बाहर, फ्रीडम ऑफ द प्रेस एक्सरसाइज होने दें। लोगों के रोजगार लगे हुए हैं, आप इस टेक्नोलॉजी का आप मुकाबला नहीं कर सकते हैं, मार्केट फोर्सेस का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है जनाब स्पीकर, मैं स्टूडेंट था, हम लोग थीसिस कर रहे थे और पाउंड को बैंक ऑफ इंग्लैंड ने सहारा देने के लिए, उन्होंने, बैंक ऑफ इंग्लैंड कोई छोटे मुल्क का बैंक नहीं, उन्होंने पाउंड को सहारा देने के लिए उन्होंने अरबों खरबों पाउंड लगाया कि जी पाउंड को जो हम लोग सपोर्ट देंगे। मार्केट फोर्सेस ने उनका वो धोबी पटकार निकाला कि बैंक ऑफ इंग्लैंड ने, बर्तानिया के सेंट्रल बैंक ने, स्टेट बैंक ने अपने कानों को हाथ लगाया और उन्होंने कहा जी आइंदा मार्केट फोर्सेस के साथ हमने मुकाबला नहीं करना। यहां पे भी इसाक डार ने जिस वक्त डॉलर को रखा 100 पे, 24 अरब डॉलर की पक्की लगी पाकिस्तान को। मिफ्ता इस्माइल आया, वही डॉलर डिप्रीशिएट, वही रुपए डिप्रीशिएट करना पड़ा, डिवैल्यू करना पड़ा। नहीं कर सकते हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी, ना ले पंगा मार्केट फोर्सेस से, प्रेस से। दुनिया आगे चली गई है। आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन है उसका धोबी पटकार निकलेगा। वो मीडिया कोई देखता भी नहीं है, आपकी पीटीवी कोई नहीं देखता, कोई उसको बिलीव नहीं करता। इमरान खान साहब को वहां पे आपने जेल में रखा हुआ है, एक चैनल उनको है, वो पीटीवी में रखा है। वो जेल से ज्यादा सजा वो है कि वो उनको पीटीवी चैनल देखना पड़ता है। ये सबसे बड़ी सजा बनी हुई है। जनाब स्पीकर, मैं यहां पे ये बात करता चलूं कि आखिर में कि ये फेडरल बजट जो है, मैं सम अप करता हूं, ये एक आई वॉश है और मैंने आपको डायसेक्ट करके एक एक चीज ऑन फैक्ट्स, मैंने टेबल्स विद पेजेस विद रेफरेंसेस आपको कोट करके बताया है। हवाई इसमें कोई चीज नहीं है। और ये बुक्स जो हैं जनाब स्पीकर, ये सब की सब, ये आपकी, ये आपकी, ये इस हुकूमत ने शाया की हैं। ये सब की सब इसकी एक एक चीज एनालाइज की है। ये इस हुकूमत ने शाया की है, फॉर्म 47 की है। इसीलिए कोई चीज अपनी तौर पे नहीं है। ये प्रूफ किया इस हाउस में कि ये बजट किसी किस्म का बजट नहीं है। इस मुल्क में वो, उसमें मैं आता हूं कि इन्वेस्टमेंट का तरीकाकार क्या है। ये बजट जनाब स्पीकर एक आला है, एक टूल है लोगों पे मजीद महंगाई डालने का। एक साइड पे कहना कि जी हमने 25% तनख्वाहें तनख्वाहदारों के लिए ज्यादा कर दी हैं, दूसरी साइड पे आप महंगाई का सैलाब लाने वाले हैं और वो भी आपको प्रूफ करके दिखा दिया है। 45% से अफराद-ए-ज़र आपकी बढ़ेगी। पेट्रोल, चीनी, आटा, घी, डीजल, मिट्टी का तेल, गैस, बिजली है ही नहीं, लोड शेडिंग, फिर भी आप बिल देंगे। इनडायरेक्ट टैक्सेस आपके ज्यादा होंगे, सेल्स टैक्स आपकी चीजों पे ज्यादा होगा, साबुन की चक्की आप इस्तेमाल करेंगे ज्यादा होगा, आप सर्फ इस्तेमाल करेंगे सेल्स टैक्स उस पे ज्यादा देना पड़ेगा। पर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में क्या होगा, उनके अखराजात ज्यादा है, वो मजे करें। डायरेक्ट टैक्सेस, उमरा पे टैक्स आपने कम करना है, उस पर ये लोग कम लगा रहे हैं, डायरेक्ट टैक्सेस आपके कम हो जाएंगे। ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। जनाब स्पीकर, ये बजट जो है पाकिस्तान के लोगों को गुलाम की जंजीरों में जकड़ने का बजट है। ये बजट जो है पाकिस्तान की अवाम के पैरों पे ये बेड़ी लगाने वाला बजट है। पाकिस्तान की अवाम आजाद इसके बाद माशी तौर पे नहीं रहेगी। मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया, इसमें एक एक फिगर आपको बता दिया है। जनाब स्पीकर,
ये बजट उन लोगों के दरमियान एक नेक्सस का बजट है जो कि पाकिस्तान में कभी भी आईन और कानून की बालादस्ती नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की अवाम हमेशा गुलामी की जंजीरों में जकड़ी रहे। गुलामी की जंजीरें उनके हाथों में और बेड़ियां उनके पैरों में हो और वो जहां पे घांके अवाम उधर जाए। एक चीज भूल रहे हैं ये लोग कि जनाब स्पीकर, इन्होंने वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ गलत केसेस लगाए। वजीर आजम इमरान खान को और बुशरा बीबी को, शाह महमूद कुरैशी साहब को, चौधरी परवेज इलाही साहब को, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को, सनम जावेद को, तैयबा राजा को, आपका सरम आलिया हमजा साहिबा को, आपके मियां महमूद रशीद साहब को, उमर सरफराज चीमा साहब को, असद कैसर साहब को, कितने साथियों को गिरफ्तार किया आपने। उमर डार को, आपने सदाकत अब्बासी को, कितने साथी थे हमारे, कईयों को गिरफ्तार करके फोर्स डिसअपीयर्ड पर्सन करके फोर्स मीडिया इनकाउंटर्स कराए। अवाम को आपने दीवार के साथ लगाया। आपने एक इलेक्शन कराया जिसमें फॉर्म 47 के जरिए लोगों को लाया। हमारी 82 सीटें आपने चोरी की, हमारा निशान छीना, हमारी पार्टी को आपने बिल्कुल उसको आने नहीं दिया। फिर भी आवाम ने वोट वजीर आजम इमरान खान के लिए दी। ये चीज ये भूल रहे हैं। पाकिस्तान को जो मैंने रीजनल फिगर्स आपको दी ग्रोथ रेट्स की, हम लोग फिर हाई ग्रोथ रेट इकोनॉमी बन सकते हैं, पर उसके लिए एक चीज दरकार है, रूल ऑफ लॉ। अदलिया को आजाद और मजबूत करें। यह ना हो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान, सरगोदा के एंटी टेररिस्ट कोर्ट के जज और बाकी रिटर्निंग अफसरान तहरीरी खत लिखें और कहें कि इंटेलिजेंस एजेंसीज ISI, MI, फलाना फलाना, FIU या स्पेशल ब्रांच या आपका फलाना एजेंसी हमें आपके जदकोब कर रही है। जब ये करेंगे जनाब स्पीकर, तो दुनिया के इन्वेस्टर जो है वो एक एक चीज देखता है। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथी जो जाके वहां पे अप्लाई करते हैं, ये साहबजादा रजा साहब इधर बैठे होंगे यहां पे, जब ये हमारे साथी जनाब स्पीकर जब ये अप्लाई करते हैं कि जब हमने फलानी जगह पे जलसा करना है और डिप्टी कमिश्नर लिख के देता है कि जी यहां पे दहशतगर्दी का खतरा है, तो वो एक एक पॉइंट जो है उसको हीट मैप कहते हैं, वो रेड होना शुरू हो जाता है। हर एक शहर रेड होना शुरू होता है और बहुत जल्दी जहां जहां से वो रिजेक्शंस आती हैं दहशतगर्दी का लिख के जब डिप्टी कमिश्नर देता है, तो वो इन्वेस्टर के सामने वो हीट मैप आ जाते हैं। वो कहते हैं जी यहां पे तो इन्वेस्टमेंट करनी अपने साथ ज्यादती है कि जिस मुल्क में दहशतगर्दी का इतना खतरा, जिस मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर का खतरा, जिस मुल्क में आपका रूल ऑफ लॉ ना हो, वहां पे सियासी अदम इस्तेकाम हो, वहां पे हम लोग, और जिस मुल्क में एक फेडरल मिनिस्टर उठ के फॉर्म 47 का कहे कि वजीर आजम इमरान खान को 5 साल और अंदर रखना चाहिए, तुम हो कौन कहने के लिए? वी रिजेक्ट यू, वी विल नॉट टॉलरेट दिस। ये एहसन इकबाल को कोई ये हक नहीं हासिल के वजीर आजम इमरान खान साहब के बारे में। ही इज नॉट द कोर्ट, ही इज नॉट द ज्यूरी, ही इज नॉट द एक्सिक्यूशनर। ये वजीर आजम इमरान खान साहब इंशाल्लाह आएंगे, वजीर आजम बन के आएंगे इंशाल्लाह ताला। जनाब स्पीकर, मुल्क इस चुंगल से, इस आजमाइश से उस वक्त निकलेगा जिस वक्त रूल ऑफ लॉ आप इंप्लीमेंट करेंगे इन द ट्रू लेटर एंड स्पिरिट, और जिस वक्त फ्री एंड फेयर इलेक्शंस मुल्क में होंगे और वजीर आजम इमरान खान साहब आके इस मुल्क को लीड करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।
ख्वाजा आसिफ साहब का माइक पर। शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने मुझे मौका फराहम किया कि मैं लीडर ऑफ अपोजिशन की जो बातें हैं उनका जवाब दूं। जनाब डिप्टी स्पीकर, जब लीडर ऑफ अपोजिशन बोल रहे थे, मेरा उन्होंने नाम जो है बड़ी दफ़ा लिया है। करो 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 कार चलिए। ऑर्डर इन द हाउस, करो ऑर्डर इन द हाउस करो। देखें, इस तरह ना करें। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बोल रहे थे तो खामोशी से बेंचेस ने सुना है, गवर्नमेंट बेंच ने सुना है। अब सुने सुने नहीं, इस तरह ना करें, इस तरह ना करें। ये वीडियो ना बनाएं। ये देखें वीडियो, ये मौलवी साहब जो है वीडियो बना रहे हैं। ये रूल की वायलेशन ना करें जी। मैं जब अभी आपने तकारीर खुद करनी है, आप तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। ठीक, आपका पॉइंट आ गया, अब पॉइंट आ गया, आप तशरीफ रखें, आप तशरीफ रखें। इसके बाद आपने हाउस नहीं चलाना, आपने तकारीर नहीं करनी है। फिर आप खुद कहेंगे ऑपोजिशन को मौका नहीं मिला। ऑर्डर इन द हाउस, प्लीज तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। शुक्रिया। ख्वाजा आसिफ साहब कंटिन्यू करें प्लीज। बहुत शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर। जब लीडर ऑफ अपोजिशन तकरीर कर रहे थे तो मुझे याद आ रहा था आज से तकरीबन 20 साल कबल जो है, जब ये शौकत अजीज की साइड केक होते थे तो उस वक्त ये क्या तकरीर करते थे। या मेरी यहाँ पुरानियां ही सुन लो, वो पुरानी सुन, तेरे वालिद साहब ने सुनावा। तो जनाब डिप्टी स्पीकर, अगर ये इन्होंने बना ही लिया है, उन लीडर ऑपोजिशन मजबूरी है इनकी या जो भी है, तो कम से कम उनके माजी के झरोकों में झांक के देखें कि यहां पे नवाज शरीफ की कितनी तारीफें करते थे, शहबाज शरीफ की कितनी तारीफें करते थे, मुशर्रफ की कितनी तारीफें करते थे, शौकत अजीज की कितनी तारीफें करते थे। मैंने तारिक फजल साहब बैठे हुए थे, मैंने इनको कहा था यहाँ पोस्टर लगाओ मुख्तलिफ इलेक्शनों में जिन टिकटों के ऊपर इन्होंने इलेक्शन लड़ा हुआ। बैट पे इलेक्शन, साइकिल पे इलेक्शन, साइकिल जरा लफ्ज मुनासिब नहीं है, दूसरा जो है वो तीर पे इलेक्शन, फिर जो है तीर पे लड़ा हुआ या नहीं लड़ा हुआ, नहीं लड़ा हुआ, और उसके बाद शेर पे इलेक्शन। सर ये पूरी कतार जो है आगे पीछे सारी, मैं सबको जानता हूं, इनके बुजुर्गों को जानता हूं। इन्होंने अपनी तकरीर में अपने वालिद साहब मोहतरम का, ऑर्डर इन द हाउस, ऑर्डर इन द हाउस, अपने वालिद साहब मोहतरम का जो है रेफरेंस दिया कि वो स्पीकर थे यहाँ पे। जनाबे डिप्टी स्पीकर, वो यहाँ पे PMLN के स्पीकर थे। उनको स्पीकर जो है मियां नवाज शरीफ ने बनाया हुआ था, मियां नवाज शरीफ ने उनको स्पीकर बनाया। वो यहाँ पे लीडर ऑफ अपोजिशन थे, वो भी मियां नवाज शरीफ ने उनको बनाया। तो माजी भूलना ना चाहिए, बल्कि उससे सबक सीखना चाहिए। जनाब डिप्टी स्पीकर, अब ये हमने बड़े तहम्मुल और इत्मीनान से इनकी तकरीरें सुनी हैं। शोर मचाते रहे, मैं तो फिर भी तकरीर करता रहूंगा, मुझे कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। दूसरे इन्होंने इलेक्शन का कहा है कि इलेक्शन में ये होता है, इलेक्शन में ये होता है। जनाब स्पीकर, इस मुल्क की तारीख में वन मैन वन वोट जो है, उसका हक पाकिस्तान की आवाम से जो है अयूब खान ने छीना था, और बेसिक डेमोक्रेसी जो है उसने इंट्रोड्यूस की थी। 70-75 हजार बंदों का इलेक्टोरल कॉलेज बनाया था, और करोड़ों लोगों को जो है वोट के हक से महरूम कर दिया गया था। ये तारीख है। मैं जरा तारीख दुरुस्त कर दूं कि ये तारीख पहले क्या कहते थे। इसी फ्लोर पे अभी भी
इस हॉल में इनकी आवाजों की जो ये मक्खन लगाते थे, जो चमचागिरी करते थे, वो सारी आवाजें आज भी गूंज रही हैं, वो आज भी गूंज रही हैं। ये बार बार अपने रेफरेंसेस देते हैं। ख्वाजा साहब, आप इतने सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, काइंडली ये ऐसे अल्फाज माहौल खराब होगा। चमचागिरी का लफ्ज हम स्पष्ट कर दें। जनाब डेप्यूटी स्पीकर, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। भाई वापस आता हूं। आप ऑर्डर इन द हाउस तशरीफ रखें। 9 मई के मुताल्लिक इन्होंने जिक्र किया है। देखें, अगर रूल्स का ना पता होना तो ये नहीं बात करते। बजट की तकरीर में आप हर चीज पे जो है वो बात कर सकते हैं। 9 मई को अब ये कहते हैं कि शोहदा भी हमारे हैं, फौज भी हमारी है, मुल्क भी हमारा है। ये अल्फाज शंदाना साहिबा ने पशीन में जलसे में कहे थी, जो उनको गालियां पड़ी हैं। उन्होंने खुद बताया है टीवी के ऊपर कि मुझे कितनी गालियां पड़ी हैं। अब ये जो चेंज कर रहे हैं, ट्रैक चेंज कर रहे हैं, अच्छा है, हम वेलकम करते हैं। बड़ी अच्छी बात है कि अगर 9 मई की ये मजम्मत करते हैं, बड़ी अच्छी बात है कि 1.25 साल 1.5 साल जोर लगा के देख लिया है, कुछ नहीं बना तो अब तरलों पे आ गए हैं। चलें, जो भी आप जो मर्जी कह लें, लेकिन सारे पाकिस्तान की आवाम जो है वो बेवकूफ नहीं है। यहां पे ओन चौधरी साहब बैठे हुए हैं, ओन चौधरी साहब बैठे हुए हैं। उन्होंने कल टीवी पे कहा है कि इमरान खान को हम डिक्की में छुपा के जनरल एजाज अमजद के घर लेके गए, जहां पे जनरल बाजवा के साथ उनकी मुलाकात हुई। डिक्की में छुपा के लेके गया। कहां गए ओन चौधरी साहब? वो ओन चौधरी साहब बैठे हुए हैं। और जनरल एजाज अमजद के घर जो ससुर हैं जनरल बाजवा के, इन्होंने कहा सिर्फ उनको गिट्टों को हाथ नहीं लगाए, बाकी सारे तरले किए उनके चाहे। यार ये असलियत है आपके लीडर की, थोड़ा सा फेस करो। आप तो मुशर्रफ के साथ भी थे, ऐथे खलो के लाला पांदे हो, मुशर्रफ दे नाल भी सो तुसी। जनाब डिप्टी चेयरमैन साहब, अब ये कहते हैं कि शोहदा भी हमारे हैं। वो जिनके मुजस्समे उठाए थे वो शहीद नहीं थे। ऐसे ना करें, तशरीफ रखें। वो जरूर जरूर, मैं भी जिंदाबाद के नारे लगाता हूं, मेरी उनके साथ रिश्तेदारी है। जनाब डिप्टी स्पीकर, अगर ये कहते हैं कि शोहदा हमारे हैं, तो मुझे बताया जाए कि 9 मई को जिन लोगों ने शोहदा के मुजस्समों की तौहीन की, उनको उल्टाया गया सारे पाकिस्तान में, वो लोग कौन थे? या उस दिन का क्या कहते हैं कि 9 मई बहाना था, इमरान खान निशाना था। तो ये सारे लोग जो है GHQ किस तरह पहुंचे हुए थे, या कोर कमांडर के घर के सामने किस तरह पहुंचे हुए थे, या GHQ या उधर फैसलाबाद में ISI के दफ्तर के सामने किस तरह पहुंचे थे, मियांवाली के उधर किस तरह पहुंचे थे। तो आप देखें, शाह महमूद कुरैशी साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये सारे के सारे जो है अब ट्रैक बदलने की कोशिश कर रहे हैं। अब जिस तरह ओन चौधरी ने कहा कि जिस तरह बाजवा साहब के गिट्टे पकड़ने की कोशिश करते रहे, अब किसी और के गिट्टे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। असलियत इनकी ये है, असलियत इनकी ये है। जनाब डिप्टी स्पीकर, दूसरा मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं आपको। ये कहते हैं वो जो नेकलेस का जिन्होंने हार का जो सौदा हुआ था वो 80 लाख का है। न्यूयॉर्क में मेडिसन एवेन्यू पे ग्राफ की दुकान है, उनके दुकान के बाहर जो तस्वीर बड़ी लगी हुई है वो उस नेकलेस की लगी हुई है। मेरे टेलीफोन में महफूज है, मैंने ली थी। ग्राफ की दुकान के ऊपर अगर नेकलेस लगा हुआ है वो 80 लाख का ना होगा, वो 2000 या 20,000 या 25,000 डॉलर का नहीं होगा, वो जो है मिलियंस ऑफ डॉलर का होगा, जो इन्होंने बाजार में बेच के जो है आधे पैसे तोशाखाने में जमा करे और आधे पैसे जेब में डाल लिए।
देखें ये अब लीडर ऑफ अपोजिशन को बॉर्डर पे बैठे हुए लोग भी याद आए जो हमारे मुहाफिज हैं। बिल्कुल अब पॉइंट आउट करो यार, क्यों करो पॉइंट आउट, अब पॉइंट आउट करो, चलिए कार चलिए। अगर आप ये महसूस करते हैं अपने चीफ विप से पूछ लें। डोगर साहब, डोगर साहब, डोगर साहब, अगर आप जो तय करके आते हैं स्पीकर साहब के ऑफिस में उस पर अगर अमल नहीं होगा तो देखें ये माहौल खराब होगा। जी ख्वाजा साहब बोले। हाँ जनाब डेप्टी स्पीकर, आई टेक एक्सेप्शन टू इट। मैंने इनकी तकरीर में किसी ने हमारे बंदे ने इंटरप्ट नहीं किया। नहीं आपका बोले, आप बोले ख्वाजा साहब बाद में। नहीं, पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होगा इस वक्त, नहीं जनाब इस वक्त नहीं। मैंने उस वक्त भी नहीं दिया जब ऑनरेबल लीडर ऑफ द अपोजिशन बोल रहे थे। आपको मौका मिलेगा बैरिस्टर साहब, आपको मौका मिलेगा। इस तरह ना करें, इस तरह रूल्स की वायलेशन होगी। जी ख्वाजा साहब बोले। ओके, आप तशरीफ रखें। जनाब आप तशरीफ रखें। जी मैं गौहर साहब से थोड़ी सी इंटेग्रिटी जो है वो एक्सपेक्ट करता हूं। मेरा कम से कम 1 दर्जन दफा नाम लिया गया है और हम लोगों को या हमारी लीडरशिप के मुताल्लिक जो बातें की गई हैं वो याद नहीं, या उस वक्त इनके जो है नहीं, वो मैंने एक्सपंज किए हैं, वो अल्फाज मैंने एक्सपंज किए हैं। हेयरिंग जो है उनको उस वक्त इनकी चली गई हुई थी। जी आप चलवा लें रिकॉर्ड चलवा लें। बोले आप बोले। देखें मेरा कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होगा, चलें। आपकी चेयर पे स्पीकर साहब जो बैठते हैं उन्होंने भी मेरा माइक बंद करके इनको टाइम दिया था, क्योंकि वो तो हर बंदे को खुश रखना चाहते हैं ना। तो ये ना करें, मेरे साथ ना करें, ये ना करें प्लीज। आई होल्ड दैट ग्रज अगेंस्ट हिम बिकॉज ऑफ दैट, यू नो। मैं जनाबे वाला मैं एक बात बताना चाहता हूं कि केपी में लोड शेडिंग का मसला जो है इन्होंने अपनी तकरीर में जिक्र किया। लोड शेडिंग सिर्फ केपी में नहीं हो रही, सारे पाकिस्तान में हो रही है। और उस लोड शेडिंग की मेन वजह जो है उन इलाकों में की जा रही है लोड शेडिंग जहां पे बिजली चोरी होती है। चाहे वो चोरी जो है पंजाब में हो रही हो, सिंध में हो रही हो, केपी में या बलूचिस्तान में। उन चोरों के जो बिल हैं वो जो सार्फिन ईमानदार हैं उनके बिलों में ऐड होते हैं, वो उनका खर्चा उठाते हैं। पाकिस्तान के करोड़ों सार्फिन जो है चंद लाख चोरों का खर्चा उठा के बैठे हुए हैं। आप बताएं वहां पे लोड शेडिंग ना हो तो क्या हो। ये बात जो है प्राइम मिनिस्टर साहब की मौजूदगी में चीफ मिनिस्टर केपी ने उठाई थी। उनके साथ बात हुई थी कि तावन करें कि वहां पे लोग बिल अदा करें। उनको बताया गया कि कहां कहां लोड शेडिंग होती है। मैं नाम नहीं लेना चाहता उन जगहों के, क्योंकि लोगों को फिर उस पर भी इतराज होगा। 80% जो है लोड जो है चोरी हो रही है बिजली की एन बड़े बड़े शहरों के दरमियान, जहां पे बाजार हैं, जहां पे बिजनेसेस हैं। ये केपी के चीफ मिनिस्टर साहब को बताया गया। अब अगर वो इन लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो अफसोस ही किया जा सकता है या फिर लोड शेडिंग की जा सकती है। यहां पे बार बार जो है इकोनॉमी के हालात जो हैं वो बताए गए कि इकोनॉमी के हालात बड़े खराब हैं, इसमें कोई शक नहीं है। 4 साल हुकूमत इनकी रही, आप बताएं कि इकोनॉमी जो है उसको क्या, उसकी क्या। उस 40 साल में आप भी शामिल थे, हम अकेले तो नहीं थे।
ये इन लोगों ने 40-40 साल हुकूमत की हुई है, 11 साल एक की हुई है, 11 साल तो इकट्ठे ही अयूब खान के की हुई है। चलें, अगर इकोनॉमी ठीक होती तो $200 बिलियन का इन्होंने जो एक दावा किया था कि 100 बिलियन इसके मुंह पे मारेंगे, 100 बिलियन इसके मुंह पे मारेंगे, वो कहां गए? 1 करोड़ नौकरियां कहां गई? 50 लाख का घर कहां गए? आप इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देख लें पीटीआई के 4 साल के, ये केपी का कहते हैं 900 अरब रुपया कर्जा उस सूबे का जो है ना इनके दौरे हुकूमत में बढ़ा, 900 अरब रुपया बढ़ा। ये कम से कम इस फ्लोर के तकद्दस, इस बिल्डिंग का, इस हॉल का, अपने ओहदे का, अपनी इज्जत का कुछ ख्याल रखें, इतना ज्यादा जो है गलत बयानी ना करें कि जो फैक्ट्स हैं, जो किताबों के ऊपर हैं कि 900 अरब रुपए का कर्जा जो है पीटीआई की हुकूमत में केपी का जो है उसमें इंक्रीज कहां गया? कोई बताए उससे ही, कोई उसका हिसाब तो दे। अगर उसका एहतसाब नहीं देते और रौला डालते हैं ताकि वो भी जो है उनके रौले के अंदर वो दफन हो जाए जो उसमें होता रहा। आईएमएफ की बात करते हैं, किसने खत लिखा? कौन फोन करता रहा पंजाब को भी और केपी को कि आप जो है आईएमएफ का प्रोग्राम यहां पे ना होने दें और उनको पाकिस्तान के खिलाफ खत लिखें? मुमलिकत पाकिस्तान के खिलाफ खत लिखा गया, वतन के खिलाफ खत लिखा गया, सिर्फ इसलिए कि ये मुल्क दिवालिया हो, कोलैप्स कर जाए, कि हुक्मरानी हमारी हो तो एवरीथिंग इज फाइन, हमारी हुक्मरानी नहीं है तो तबाह कर दो इस मुल्क को। आज 4 दिन से 5 दिन से शोहदा भी हमारे, मुल्क भी हमारा, फौज भी हमारी, वो जो जबान बोलते हैं सोशल मीडिया पे फौज के बारे में, या जो 9 मई को जबान बोली गई, क्या वो उस वक्त ये इनके कान काम नहीं करते थे? इनकी हेयरिंग जो है एबिलिटी उस वक्त जो थी सस्पेंड हुई थी। ये देखें 9 मई किसने कराई? अच्छा सवाल किया है, मैं जवाब दूं उसका या मैं देखें, मैं क्रॉस टॉक में नहीं फंसना चाहता, लेकिन 9 मई को कौन लोग थे? वो लोग जो है रास्ता भूल के पहुंच चुके उसके कोर कमांडर के घर के बाहर। अच्छा, मैं यास्मीन राशिद साहब भी पटवारी हैं, वो भी पटवारी हैं। वो एक इनका नाम लिया है उन्होंने, एक सनम जावेद साहबा, वो पटवारी हैं, वो सारे उधर थे। और बड़े बड़े लोग थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, महमूद रशीद साहब थे, वो पटवारी हैं। अगर वो पटवारी हैं तो बिस्मिल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। देखें, ये चीज जो है ये महफूज हो चुकी हुई है, हमारे रिकॉर्ड में महफूज, हमारी तारीख में महफूज हो चुकी है। अगर ये उसको डिनाई करने की कोशिश करेंगे तो अपना मजाक उड़वाएंगे। मांगे माफी मांगे 9 मई की माफी मांगे। अगर फौज इनकी है तो फिर माफी मांगे, अगर शोहदा इनके हैं तो उन मुजस्समों की तौहीन की माफी मांगे, अगर मुल्क इनका है तो जो आईएमएफ को ये खत लिखते थे उसकी माफी मांगे। क्यों नहीं माफी मांगते? ये ज्यादा अरसा नहीं गुजरा, ये अयूब खान का दौर नहीं है कि 60 साल 65 साल गुजर गए हैं। ये 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल पुरानी बात है। 1 साल गुजरा है 9 मई को सिर्फ। दूसरा, इन्होंने जनाब वाला ये बार बार कहते हैं कि फलाना बंदा रूपोश है। इन्होंने 3, 4, 5, 6, 7, 8 नाम भी लिए कि वो रूपोश हैं, वो बाहर नहीं आ सकते। ये हाउस गवाह है कि पीएमएलएन या पीपल्स पार्टी का कोई बंदा रूपोश नहीं हुआ था। ये वीगो की बात करते हैं, मुझे अम्बेसी रोड से एक वीगो ने उठाया था, मुझे वीगो ने उठाया था एम्बेसी रोड से। वीगो उस वक्त भी चलते थे। प्रेस फ्रीडम की बात करते हैं, हामिद मीर का प्रोग्राम किसने बंद करवाया था?
क्योंकि उस वक्त जनरल फैज का हुक्म चलता था, ये ताबेदारी करते थे, उन्होंने प्रोग्राम उसका बंद करवा दिया। नो क्रॉस टॉक, नो क्रॉस टॉक प्लीज। अब देखें, ये इन्होंने एक सुपरिटेंडेंट जेल का भी नाम लिया है, असद वड़ाई साहब का नाम इन्होंने लिया है, अपने तकरीर में इन्होंने नाम लिया है। जिस दिन मुझे नैब की हिरासत से जेल में ट्रांसफर किया गया तो वो वहां पे सुपरिटेंडेंट थे। मुझे जब उन्होंने बिस्तर ना दिया, मुझे उन्होंने तमाम तर सहूलतों से इनकार किया, तो उन्होंने कहा जी कि मुझे गवर्नमेंट का जो है ये ऑर्डर है कि मैं आपको सहूलतें फराहम नहीं की जा सकती। मैं अदालत में गया, मुझे अदालत से कुछ 14-15 दिन के बाद वो सहूलतें मिली। तो इसलिए इस किस्म की बातें करते वक्त जो है अपना माजी ज़रूर याद रखेंगे, उससे थोड़ी सी शर्म आ जाती है, थोड़ी सी हया आ जाती है, बंदे को पता लग जाता है कि मैंने माजी में क्या किया था, उस पर पशेमानी भी हो जाती है। सर ये बताएं कि ये स्टैंडिंग कमेटी में बजट जाने की वाली बात जो है, ये इनके 4 सालों में कभी हुई थी? ये अब डिमांड कर रहे हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, आप भी उस वक्त असेंबली में थे, आपको याद पड़ता है कि ये डिमांड इन्होंने पूरी की थी कभी, कि बजट जो है वहां पे पहले पेश होना चाहिए, वहां पे डिस्कस होना चाहिए, उसके बाद जो है हाउस में आना चाहिए? इन्होंने बिल्कुल इजाजत नहीं दी उसकी। हमारी समा खराशी जो है इसी फ्लोर पे हुई थी, किसी स्टैंडिंग कमेटी में बजट जो है वो ना गया। मेरा कायद बार बार कह रहे थे, अच्छा लग रहा था। इन्हीं कानून ने या नवाज शरीफ के लिए भी लफ्ज इस्तेमाल होते देखा है, क्या सुना है, जनरल मुशर्रफ के मतलब भी इस्तेमाल होते थे। देखें, सियासी पार्टियों को ऐसे लोग लीडर बनाने चाहिए जिनके माजी में ये लेना देना ना हो। इनके अच्छे लोग हैं यहाँ पे, अली अहमद बैठा, कहाँ बैठा हुआ है? नहीं बैठा, वो बैठा। एक पार्टी के साथ तल्लक है, बुजुर्गों का मुस्लिम लीग के साथ तल्लक रहा था ना, ऐसे लोग हैं यहाँ पे। ये क्यों जो पार्टियां बदलने वाले लोग ले आते हैं, और वो भी 4-4 पार्टियां बदलने वाले लोग उनको ले आते हैं, उनको भी लीडर बना देते हैं, और फिर वो जो है कुछ साथ मक्खन का ट्रक लेके आते हैं कि ताकि लीडरी जो है जारी और सारी रहे। यहां पे और भी लोग बैठे हुए हैं, वो आमर डोगर बैठा हुआ है, वफादार साथी है, उसने दोनों अपोजिशन भी और गवर्नमेंट के वक्त जो है बड़ा अच्छा वक्त गुजारा है उसने। ये इज्जतदार लोग हैं, इनको मौका दें। क्यों नहीं सियासी पार्टियां ये बातें करती? अगर इन्होंने अपना नमूना बनाना, अपना एग्जाम्पल बनाना है, तो ये हर वक्त इधर उधर फिरने वाले लोग जो हैं, ये मुसाफिर लोग हैं, उनको क्यों लीडर बनाते हैं? पवन चौधरी ने तुहाडी हकीकत दस दी है कि तुहाडी की औकात हैगी। मैं उन्होंने पवन चौधरी नूं कहना है कि तुहाडियां गल्लां सुनाए। वो ऐसियां गल्लां होंदियां जिहड़ियां और एक्सरेटेड होंदियां। क्यों? ये मैं बात सही कह रहा हूं ना? एक्सरेटेड ही होंगी ना। मैं डिप्टी स्पीकर साहब, एक बात जो है, एक असाब बराबर माजी की बातें हम भी करते हैं, ये भी करते हो, कर लें। यहां पे हमें इजाजत दें और इनको भी इजाजत दें, इमरान खान की तकरीरें जो हैं और इमरान खान के फरदूदात जो हैं, इन स्क्रीनों पे हमें चलाने की इजाजत है। सबकी, हमारी भी चलाएं, इनकी भी चलाएं, ताकि पाकिस्तान की आवाम को पता लग जाए कि सियासत में किसी की क्या औकात है। ये झूठ ना बोल सकें, ये झूठ ना बोल सकें, हमें ये इजाजत दें। मैं अपनी पार्टी की तरफ से, पीपल्स पार्टी की तरफ, सबसे की तरफ से कहता हूं कि हमें इजाजत दें कि हम वीडियो चलाएं। ये सारी पाकिस्तान की अफवाज के बारे में मेरी तकरीर रेफर होती है ना, इन्होंने भी रेफर किया है। मैंने उस वक्त तकरीर की थी, आज से 20 साल कबल, जबकि एक फौजी हुक्मरान था, एक आमिर था, जिसके खिलाफ जो है मैंने तकरीर की थी। मैंने शोहदा का जो है तौहीन नहीं की थी, मैंने जो बॉर्डर पे खड़े हैं उनकी तौहीन नहीं की थी। अल्लाहु अकबर, अल्लाह
أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ख्वाजा आसिफ साहब फरमाएं। ज़ियाउल हक की मैंने माफ़ी मांगी है, ये भी माफ़ी मांगे। जनाबे डेप्टी स्पीकर, मैं आपने हुक्म दिया हुआ है ट्राइंग टू रिस्ट्रेन माई सेल्फ कि ये जो बातें कर रहे हैं मैं उसका जवाब देना शुरू करूँगा तो फिर जो है वो मैं अपने आप को जो है महदूद करूँगा जो इन्होंने बातें की हैं। इन न्यूक्लियर प्रोग्राम के मतलब इन्होंने बातें की हैं। इमरान खान साहब इज़ ऑन रिकॉर्ड, न्यूक्लियर प्रोग्राम की हमारी हिफाजत जो है वो फ़ौज करती है। जब से न्यूक्लियर प्रोग्राम हमारा शुरू हुआ है फ़ौज करती रही है, आज भी करती है। इमरान खान साहब इज़ ऑन रिकॉर्ड सेइंग दैट द न्यूक्लियर हमारे एसेट्स जो हैं दे आर नॉट इन सेफ हैंड्स। ये वेस्ट को अपील करने के लिए, उनको अपीज करने के लिए ये स्टेटमेंट हुई। ये चीज़ें, ये रिकॉर्ड दुरुस्त होना चाहिए, आवाम की जो मेमोरी है उससे महव नहीं होना चाहिए। उन्होंने एक वीडियो, मैंने इसलिए कहा है कि वीडियो चलाएं, उन्होंने कहा था इनको पता नहीं क्या हो जाता है तो इनका पेशाब निकल जाता है। ये ही इज ऑन रिकॉर्ड, इनको सबको पता है, यही नहीं कि इनको नहीं पता। दिस इज रैंक पॉलिटिकल डिसऑनेस्टी कि जब आपको अपने लीडर के मतलब कुछ पता भी हो और आप उसको कवर अप करके वही इल्जाम दूसरे पे लगाना शुरू कर दें। 10-12 बंदे बैठे हुए हैं उस गैदरिंग के अंदर जिसके अंदर उन्होंने ये बात कही है कि आज 20,000 बंदा बाहर निकला है तो इनका जो है पेशाब निकल जाए। बताएं, डिनाई करें इसको, अपने लीडर की बातें डिनाई करें जो उसने कही हुई हैं, जो उसने 1 साल जो है कही हैं, और जो जाके ताहयात जो है एक्सटेंशन ऑफर की जनरल बाजवा को प्रेसिडेंसी के अंदर, वो भूल गए हैं। ये इकोनॉमी जो हमें मिली है ये हमने इनहेरिट किया है, हमने ये इकोनॉमी इनहेरिट की और इंशाअल्लाह ताला हम इस इकोनॉमी को टर्न अराउंड करेंगे, इसको बेहतर बनाएंगे, इस महंगाई को खत्म करेंगे, आम आदमी की जिंदगी जो है उसमें आसानियां पैदा करेंगे, बिजली सस्ती होगी इंशाअल्लाह ताला। लेकिन 4 साल का जो मलबा छोड़ के गए हैं, गंद गार्बेज छोड़ के गए हैं, उसको भी तो साफ करना है हमने। उसको कौन साफ करेगा? एक अचीवमेंट बता दें, एक अचीवमेंट, एक घर बनाया हो, एक नौकरी दी हो, $1 बिलियन, $200 बिलियन है, $1 बिलियन भी लाए हो, वो ये बता दें कहां गए।
और कंटिन्यूटी तो पहला स्पेलिंग ही 10 छड़ मुझे जड़ा है कंटिन्यूटी लगा रहेगा। ये कहते हैं ये सर ये जनाब डिप्टी स्पीकर एक और सीन क्रिएट करना चाहते हैं जिस तरह आज से चंद हफ्ते पहले हुआ था। सर इन्होंने हमें कहा है कि एबटाबाद की रिपोर्ट जो है पब्लिश करें, और एबटाबाद रोड रिपोर्ट इनके दौरे हुकूमत में भी मौजूद थी, उस वक्त क्यों नहीं इन्होंने पब्लिश की? आज हमें कह रहे हैं क्यों नहीं पब्लिश की उस वक्त इन्होंने, आज हमें कह रहे हैं। ये बातें करते हुए कोई शर्म हया कर लेनी चाहिए बंदे को कि ये क्या कह रहे हैं। अपने दौरे हुकूमत में इन्होंने क्या किया है? 4 साल जो एबटाबाद इनके पास पड़ी रही, इन्होंने नहीं पब्लिश की। अब कहते हैं क्रेडिबल डिफेंस की बात करते हैं। जब कैद में जाते हैं, मुकदमे बनते हैं, तो फिर जो बात करते हैं देखिए क्रॉस टॉक नहीं होनी चाहिए। जिस तरह हमारा अमन से सारे होने चाहिए प्लीज। सब मेंबरान से गुजारिश है, सब मेंबरान से गुजारिश है। मेरी बात तशरीफ रखें। ख्वाजा साहब बोल रहे हैं, आप तशरीफ रखें। आप प्लीज तशरीफ रखें जी ख्वाजा साहब। मैं जनाब स्पीकर मैं बात नहीं करना चाहता। इधर ऐसे लोग बैठे हुए हैं, इस ऑनरेबल मेंबर्स बैठे हुए हैं, मुझे कोई इतराज नहीं है उनके ऊपर, लेकिन मैंने उनको टिकट लेके दिए हुए नवाज शरीफ से, मैंने लेके दिए हुए, मैंने उनकी सिफारिशें देखी हुई हैं, मैंने इनको मॉडल टाउन उनके घर में बैठे देखा है, ये सारे बैठे। आज इन लोगों को और हमारे पास, हम अपोजिशन में थे, वहां बैठते थे, हमारे पास आके जो है इमरान खान को गालियां देते थे जब हुकूमत थी। मैं नाम नहीं लेना चाहता, मजबूर करेंगे मैं नाम भी ले दूंगा। करने वाली बातें ये ना करूं तो और कौन सी करूं? और तेरा खत्म पड़ा मैं। क्रॉस टॉक नहीं करें, क्रॉस टॉक नहीं करें। देखें मैं सिर्फ ये बातें इसलिए कर रहा हूं जनाबे डिप्टी स्पीकर कि हम लोगों को अपने माजी को सामने रख के यहां पे तकरीरें करनी चाहिए और दावे करने चाहिए, सबको। और इमरान खान को भी, जितने रंग उसने बदले हैं, जितने वर्दी वालों के गिट्टे उसने पकड़े हैं, जितना वो उसने जो है जूते चाटे हैं, शायद ही किसी लीडर ने इतने जूते चाटे हों। आज भी जो बार बार बयान दिए जाते हैं, कभी कोई बयान, कभी कोई 10 कदम आगे जाते हैं, 5 कदम पीछे आते हैं, फिर 2 कदम आगे जाते हैं, 1 कदम पीछे आते हैं। ये सिर्फ इंतजार में है कि इनको जो है कोई चीज डाली जाए ताकि ये बिजी रहें, जो है, ताकि ये जो उम्मीद है, ये लोग बैठे हैं। देखें आज भी ये कितने टोटल हैं, कितने बैठे हुए हैं यहाँ पे, कहां बैठे हुए हैं, कितने, बाकी लोग किधर हैं? मैंने जो बात की है, इनके टिकटों की बात की है, इनको पता है कि मैं किन किन की बात कर रहा हूं। अहमद डोगर यार तू ही दस, मैं किसी गल करना पे। और जनरल बाजवा तो आपका बाप था, आपका तो किधर गया है वो? और किधर गया है? और किधर गया है वो? माहौल ठंडा रखें, माहौल ठंडा रखें। वो नो क्रॉस टॉक, शहरियार अफरीदी ने कहा था ना, नो क्रॉस टॉक। साहब शहरियार अफरीदी ने कहा था ना कि हमारा बाप है। साथ हंसता है, साथ यूं करता है, खुश विचों खुश होंगे ने। आप देखें फिर बाप को गालियां देते हैं, ये पता नहीं कैसी ट्रेनिंग है इन लोगों की। मैं तो उन्होंने काटना है, आज भी काटना आएगा।
मैं आज भी गाला करना, मैं लंबी बात नहीं करना चाहता, मैं इनके जवाब देना चाहता था। अगर इनमें थोड़ी सी शर्म या जो है, और मैंने जो जो कुछ इनको याद करा दिया है, तो ये मैं कर लेता हूं जनाब, हुक्म तो हो गया, वाइंड अप कर लेने। मैं बिल्कुल पतरी, मैं उन्हें वाइंड अप करने, उन्हें तू हुक्म कर दे, मैं उन्हें वाइंड अप कर, ताबेदार तेरे अब्बे दे भी ताबेदार, तेरे भी ताबेदार। एड्रेस करें ख्वाजा साहब, चेयर को एड्रेस करें। जनाब स्पीकर, मैं शुक्रगुजार हूं, नो क्रॉस टॉक प्लीज। मैं शुक्रगुजार हूं कि इन लोगों ने हस्बे दस्तूर उतना शोर नहीं मचाया जितना ये मचाते हैं, और कुछ तहम्मुल के साथ जो है मेरी तकरीर उन्हें सुनी है। मैंने एनू बहुत ही मर्चा लगती पई हैं, पता नहीं इनू की गल है, चेक करो जरा थोड़ा सा, चेक करो, बाकी ठीक ही ने, इको ही है जिन्होंने बहुत ही खुरकोड़ी है। ये इस ऐवान में इत्मीनान से अगर हम एक दूसरे की तकरीरें सुने जिस तरह हमने लीडर ऑफ अपोजिशन की सुनी है, तो एक तहम्मुल, एक बर्दाश्त, ये सारी की सारी आप में जो है वो पैदा होगा। हम सियासतदान जो हैं अपनी रेपुटेशन खुद खराब करते हैं। एक तो हम अपनी जो है वो वफादारियां बदलते हैं। सियासतदानों का सबसे बड़ा जुर्म है, डेप्यूटी स्पीकर साहब, मैंने जब से आपको सियासत में देखा, आप पीपल्स पार्टी में हैं, ये बैठे हुए हैं, ये पीपल्स पार्टी में हैं, मेरे पीछे लोग जो बैठे हैं इनकी मेजॉरिटी, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो है वो पीएमएलएन की और नवाज शरीफ की वफादार हैं। इनमें 75% जो है बेवफा लोग हैं, 75% बेवफा लोग हैं, जिनके अभी तक पोस्टर कल लगा के हम यहां पे लगा देंगे आके। हूं वफादार हो तो पता नहीं कितनी देर वफादार रहना जे। बात ना रही लाओ, अब मैं तेन जानना हैगा पत्रिये, मैं तेन जानना हैगा ये कितनी देर वफादार रहेंगे। ये तारीख भी आपको बताती है और मुस्तकबिल भी आपको बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद असलम गुमन साहब। स्पीकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अनगिनत दुरूद व सलाम नबी पाक। सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। ख्वाजा आसिफ साहब बहुत अच्छी तरह जानते हैं, अल्लाह के फजल व करम से और नबी आखिर ज़मां की रहमत से और अपने हल्के के अवाम की अक्सरियत से अल्लाह ताला ने सही फॉर्म 45 जनवरी से मुझे इस हाउस में भेजा है, और इसके गवाह ख्वाजा साहब खुद होंगे, पूरी नून लीग होगी। मैं अल्लाह के फजल करम से मुझे फख्र है कि मैंने पाकिस्तान की बेहतरीन अदारे में 32 साल सर्विस की, और यह भी फख्र है कि मैंने दुनिया की टॉप मोस्ट इंटेलिजेंस में 7.5 साल मुल्क की खिदमत की। और मैं यहां शर्म व हया के बाद यह कहूंगा, ख्वाजा साहब या कोई बंदा उठ के कह दे, इतने सेंसिटिव अदारों, इतने इंपॉर्टेंट अदारों पे होते हुए जहां करोड़ों पे पीछे बात से कि एक पैसे की करप्शन नहीं की। और मुझे फख्र है और मेरा महकमा भी इस चीज को मानता है, लेकिन आज मुझे गिला है, मुझे शर्म आ रही है कि अल्लामा इकबाल के शहर में शर्मो हया का फुकदान है। जो रियाना डार के साथ हुआ, जो उसकी फैमिली के साथ हुआ, वो तरीक का एक स्याह बाप बन चुका है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, वो शर्मो हया के साथ सियालकोटी तरीक का स्याह बाप बन चुका हुआ है।
उसके बाद हमारे घरों में ख्वाजा से उठकर कह दे अजीम नूरी जैसा शीफुर नफ्स सोमो सलात का पाबंद, उसके घर रात के 2-3 बजे पुलिस दाखिल होती है, बच्चियों को बाहर निकाला जाता है और आज तक शर्म हया के वो एक दफा मजम्मती लफ्ज नहीं कहे, जबकि मैंने ख्वाजा साहब खड़े होकर कह दें कि इनके लिए आवाज उठाई थी कि नहीं। आज मुझे तकलीफ है, मुझे मेरे महकमे ने जिसकी मैंने खिदमत की, मुझे भी 5 दिन अगवा किया गया। मैं ऊपर अल्लाह के नाम लिखे हुए हैं, झूठे पे अल्लाह ने लानत भेजी हुई है। मैं जो बात कहूंगा एक सही बात करूंगा। एक दफा जब हम बरसर इक़्तिदार थे, यही ख्वाजा आसफ रिश्तेदारी पुराने तलकात का पहाड़ जोड़ते थे। और मुझे सबसे बड़ी तकलीफ यह है कि जिस थाली में खाते हैं उसी में सुराख करते हैं। खुदारा मुझे इस अवाम में, मैं इसकी बेतुकीनी देखकर, मुझे कम से कम पहली दफा मैं आया हूं, एक शौक से आया था, क्योंकि मैं इससे पहले डिप्टी स्पीकर साहब नैब पिशावर रेस की, 2.5 साल नैब में रहा, KPK के लोग यहां बैठे हुए हैं और बड़े बड़े लोगों को पकड़ा, क्योंकि मेरा ईमान है कि पानी हमेशा ऊपर से नीचे आता है, करप्शन ऊपर से शुरू होती है। मेरे सबसे बड़े पहले 3 चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी साहब का, और वहां गाड़ियां चलनी बंद हो गई थी। उसके बाद कि एंटी करप्शन पंजाब को मैंने रीवैम्प किया, जिसकी तारीफ इनके MNA, अभी यहां एक वजीर साहब नहीं बैठे हुए, उन्होंने शहबाज शरीफ को जाकर कहा कि ऐसे बंदों को मत निकालो जो करप्शन के खिलाफ जिहाद कर रहे हैं। हम गुलाम नहीं हैं, हक सच बोलने वाले हैं। ये बजट पे तकरीर मैं करना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं ये बजट स्वाय एक अदादोशुमार का गोरखपन के अलावा कुछ नहीं है। मैं कौन सा फील्ड लूं किसानों के साथ जो हुआ? ख्वाजा साहब ने एक दफा आवाज नहीं उठाई, मैंने इस हाउस पे कहा और आज भी कह रहा हूं, जिन लोगों ने गंदम बाहर से मंगवाई जिसकी क्वालिटी भी खाने के काबिल नहीं थी, क्यों नहीं आज तक उनको यहां खड़ा किया गया, उनके खिलाफ इंक्वायरी नहीं हुई? एक सैटी को चंद बंदों को सजा देकर सस्पेंड करके कहते इंक्वायरी हो गई। मैं स्पीकर साहब इस हाउस में IPP जो हमारी हड्डियां निचोड़ गया है, जो गरीबों का खून निचोड़ गया है, क्या स्पीकर साहब आपकी तवज्जो 2 मिनट चाहता हूं। डिप्टी स्पीकर साहब, डिप्टी स्पीकर साहब, मैं बैठ जाऊं? स्पीकर साहब, IPP कौन सा मुल्क है? उनको लाएं चेहरों के, यहां वजीर जो एनर्जी है वो आकर बताए कि उसमें कौन कौन से हिस्सेदार हैं। 125 कैपेसिटी के पैसे आप दे रहे हैं ख्वाजा साहब, जबकि प्रोड्यूस 48 कर रहे हैं। जब कोई इंक्वायरी होगी तो उनमें 3 फैमिली आएंगी जो बरसर इक़्तिदार है, गरीब का खून चूसा जा रहा है। ख्वाजा साहब, मैं कल भी 2 दिन हल्के में था, लोग बद दुआएं दे रहे हैं इस हुकूमत को। हम यहां सिर्फ मुराद लेने के लिए बैठे हैं, उनकी कोई आवाज नहीं उठाता। जो ज़राअत का हाल किया इन्होंने, अभी तक लोगों की जो गंदम है खराब हो रही है। आड़ती से पैसे किसान लेकर अगली फसल बोता है, वो आड़ती उसको 20-21 रुपए से खरीद रहा है, क्यों? उसने अपने पैसे अगले मुंजी लगानी है। ये इशू जो बात करने वाली है,
ना कि यहां लड़ाई झगड़े और ताने देते हैं। मैं उन चीजों में नहीं जाना चाहता, मेरे पास भी बहुत कुछ है, लेकिन मैं उन लोगों में नहीं हूं कि जिस प्लेट में वो खाएं उसमें छींक करें, उसमें सुराख करें। खुदारा इस मुल्क के लिए कुछ कीजिए। मुझे शर्म आई, कल मैं अपने प्राइम मिनिस्टर साहब का इंटरव्यू देख रहा था जो चाइनीज जर्नलिस्ट को दिया था। खुदा की कसम, मैं एक जिम्मेदार का बेटा का मेरा शर्म से झुक गया है कि हमारी मदद करो, पाकिस्तान तबाह हो रहा है। ये इंटरव्यू था, आप सुन लें। क्या वजीर को एक गैरत भी होती है? आप जब तक इस मुल्क को अपने पांव पे खड़े नहीं करेंगे, करप्शन का खात्मा नहीं करेंगे, दुबई किसका है? उस दिन मैं ड्रामा एक देख रहा था, इफ्तिखार ठाकुर कितनी खूबसूरत बात की, कहना ये दुबई अपना हो गया, साड़ा दुबई साड़ा है। और चाक लेके गया, यह भी पाकिस्तानी का घर है, यह भी पाकिस्तान के घर है, यह भी पाकिस्तान के घर है। और हमें शर्म ही आई नहीं आती? पैसा लूट कर बाहर ले जाए और कहेंगे जी मुल्क, और दूसरे आपको कर्जा देंगे। क्या आपने मेरी मां को, पाकिस्तान मेरी मां है, मादरे वतन है, इसको भिखारी बना दिया है? क्या आप में से कोई मुअज़्ज़ज़ आदमी बाहर खड़ा होकर चौक पे भीख मांगना चाहेगा? इन्होंने हमारे साथ क्या किया है? वो तो 4 साल के लिए आया था, इमरान खान तो 4 से आया था। कोरोना में माइशत कहां गई? दुनिया आज भी, मैं आज को यहां लिख कर देता हूं, अगर पाकिस्तान को आगे ले जाना तो इसको बाहर का अवाम की आवाज को मत कुचलो। अवाम ने मैंडेट दिया है, खड़े होकर अपने, मैं नहीं कहता कि ये झूठे कुरान उठाएं, क्या ये जीत के आए हुए हैं? फॉर्म 47 की पैदावार है, और फॉर्म 47 वाले कैसे मुल्क को आगे ले जा सकते हैं? कैसे? इन पे कौन यकीन करेगा? हमें हक और सच का साथ देना होगा। मैं आखिर में 3 तजवीज़ें रखना चाहता हूं। खुदारा इस मुल्क के लिए सोचे। हमारा आज नौजवान तबका क्यों बाहर भाग रहा है? मेरे हल्के के 3 जवान यहां ईरान जाते हैं, वो अगवा होते हैं, उनके हाथ काटकर रैंसम मांगते हैं 80-80 लाख रुपया। वो बेचारे क्या करें? यहां रोजगार नहीं है, यहां उनके लूट मार करके हमारे लीडर पैसा बाहर ले गए हुए हैं, और कोई शर्म या नहीं है। पाकिस्तान आज भी, मैं यहां इस हाउस में कह रहा हूं, ये लाएं हुक्मरान पैसा बाहर से लाएं, एक कर्जा उतर जाएगा। और स्पीकर साहब, जब तक हम अपना दुश्मन जिसको इंडिया कहते हैं, उसके लोग लूट मार कर बाहर पैसा नहीं ले जाते, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, लिख कर देना पड़ता है। हमारे लीडर फख्र महसूस करते हैं, अपना पैसा लाते नहीं है, भीख मांगते हैं दूसरों से। और कहां तक यार ये मुल्क, कोई बेकारी की भी होती है? कर्ज खा के कोई कर्ज वाला कर्ज लेकर घर चलते हैं। नौजवानों को सर, स्पीकर साहब, मैट्रिक तक कम से कम हुनर, कोई स्पेशलाइजेशन, उसको अच्छे स्पेसिफिक ट्रेनिंग दें, उसको हुनर सिखाएं, कम से कम वो ग्रेजुएशन करके नौकरी के लिए दरबदर ना हो, कोई काम तो करे। हमें स्किल वाले लोग चाहिए। ज़राअत, मैं बचपन से सुन रहा हूं कि ज़री मुल्क है, जहां अल्लाह ने सारे सीजन रखे हुए हैं, बेहतरीन सीरियल है, होता है उस मुल्क में कहत आ सकता है, उस मुल्क में गंदम की छाट, और हमने क्या असर किया? और अभी भी शर्म याद नहीं है। जो 5 अरब रखा है वो पता किसके लिए रखा है? सुन ले, एक गुजारिश है, 1 मिनट, 10 मिनट तय हुआ था, खत्म कर आपका 11 मिनट से ऊपर हो गया है। वाइंड अप करें। इस मुल्क को तरक्की करनी है तो नौजवान को हुनर सिखाना होगा। आईटी में मैं बजट पढ़ रहा था, एक ऐसी राह जाते 25 अरब रख दिए। ये आईटी का दौर है, हमें आईटी को तरक्की देनी होगी, उस पे लोगों को लाना होगा। और ज़राअत, जब तक आप
ज़राअत को तरक्की नहीं देंगे, सही मानों में किसान को मुआवजा नहीं दे, मुल्क तरक्की नहीं करेगा। आखिर में एक शेर के साथ आपसे जाऊँ, खुशियों का एक नगर आबाद होना चाहिए, खुशियों का एक नगर आबाद होना चाहिए, इस निज़ाम ज़र को अब बर्बाद होना चाहिए। गुमान तुमको के रास्ता खो रहे हैं, यकीन मुझे हम मंजिल खो रहे हैं। काट रहा है कि यकीन मुझको के रास्ता खो रहे हैं, काट रहा है यकीन मुझको के मंजिल खो रहे हैं। और आखिरी एक शेर अपने किसानों के लिए, गरीब हो गया। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। अब औरों को मौका दें। अब एक शेर हो गया, एक शेर हो गया जी। अमजद अली खान साहब, बस एक शेर बहुत है। देखिए दूसरे भी आप ही के मेंबर बोलेंगे और वो आप उनका टाइम जो है वो ना, हम चाह रहे हैं ज्यादा से ज्यादा मेंबर भी आज बोल सकें। जी बस हो गया, अब तशरीफ रखें। अमजद अली खान साहब, राय हसन नवाज साहब, शुक्रिया शुक्रिया। राय हसन नवाज साहब का माइक खोलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। इस दफ़ा मुंतखब होने के बाद मेरी ये पहली तकरीर है, इसलिए मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे ये इज़्ज़त बख्शी, और उसके साथ साथ अपने लीडर इमरान खान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपने मेरे हल्के के लिए नुमाइंदगी का हक़ दिया। इसके साथ साथ अपने हल्के की आवाम का शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरी गैर मौजूदगी में मुझे 1.5 लाख वोट दिया और 64,000 की लीड से जितवाया। जनाब स्पीकर, दौरान इलेक्शन मैं अपने हल्के में एक दिन भी नहीं जा सका, क्योंकि मैंने रावलपिंडी में भी दहशतगर्दी की थी, मियांवाली में भी दहशतगर्दी की थी, लाहौर में भी दहशतगर्दी की थी, गुजरावाला में भी दहशतगर्दी की थी, साहिवाल में भी दहशतगर्दी की थी, और पता नहीं कहाँ कहाँ की है। 34 और 40 के करीब पर्चे हुए हैं मुझ पर, और मुझे मेरे हल्के में जाने की इजाज़त नहीं थी, ना मेरी कैंपेन चलाने की आवाम को इजाज़त थी, कोई रैली निकालने की इजाज़त नहीं थी, कोई बैनर लगा जाता था मेरे नाम का तो उतार दिया जाता था, और मेरे जो सपोर्टर थे, जो वोटर थे, उनके घरों पर रोज़ छापे और उनकी ज़िंदगी अजीरन की गई। लेकिन मैं फ़ख्र करता हूँ अपने हल्के के लोगों पर कि जिन्होंने इस तमाम तर जाहरियत के बावजूद, इस तमाम तर हरबों के बावजूद, इन तमाम तर रुकावटों के बावजूद अल्लाह ताला के फजल करम से मुझे वहाँ से कामयाब करवाया। मेरे जनाब स्पीकर, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में जिस तरह के ये इलेक्शन करवाए गए हैं, जिसमें ना उम्मीदवारों को कैंपेन करने की इजाज़त थी और ना एक हमारी पार्टी पीटीआई को उसका निशान से महरूम किया गया, बल्कि का निशान भी नहीं था हमारे पास, लेकिन इसके बावजूद लोगों ने ये साबित किया कि वो इमरान खान के साथ खड़े हैं और इमरान खान के साथ हैं। जनाबे वाला, मैं अपनी एक बात दोहराऊंगा, थोड़ी सी तवज्जो चाहता हूँ जनाबे वाला, मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ। मैं अपनी एक बात दोहराऊंगा। मुझे कहा गया कि तुम तरीन के साथ शामिल हो जाओ, तो मैंने कहा कि ना मैं तरीन के साथ शामिल हूंगा, ना बदतरीन के साथ शामिल हूंगा, मैं बेहतरीन के साथ हूं, बेहतरीन के साथ ही रहूंगा। क्योंकि मैं ये समझता हूं कि इमरान खान को बेहतरीन मैं इसलिए कहता हूं कि वो शख्स है जिसने अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म से लेकर हर फोरम पर नमूसे रसालत की बात की है, इस्लामोफोबिया का मसला उठाया है, और जिसने पाकिस्तान को की मशीयत को बावजूद कोरोना के सीधे राह पर डाला था। और उस वक्त
सनत का पहिया चला था, मजदूर को रोजी मिली थी और सबसे बढ़कर किसान को उसकी जिन्स का सही रेट मिला था। तो मेरे ज़र मुबादला में इजाफा हुआ था, डेफिसिट कम हुआ था और डॉलर कंट्रोल में था और हमारी माशियत एक सही पटरी पर चढ़ गई थी। लेकिन एक लंदन प्लान बना और उसके ज़रिए हमारी हुकूमत को ख़त्म किया गया। लेकिन पाकिस्तान की अवाम हकीकी आज़ादी के प्लेटफार्म पर इमरान खान के पीछे खड़ी हुई और 8 फरवरी को अवाम ने यह साबित किया कि वो हर तरह के हथकंडों का नाकाम करते हुए उन्होंने इमरान खान को मैंडेट दिया। लेकिन जनाबे वाला दफ़ा 147 जो फार्म है उसके ज़रिए ये हुकूमत हम पर नाफज की गई, मसल्लत की गई। मैं ये समझता हूँ कि मेरे जो सही मायने में मुंतखब मेंबरान हैं वो सब हमारे लिए बहुत काबिल इज्जत हैं। लेकिन जो लोग 147 फार्म के जरिए कामयाब हुए हैं उन्हें शर्म करनी चाहिए कि वो अल्लाह ताला के नरिंद्र नामों के नीचे खड़े होकर उन्होंने झूठा हल्फ उठाया है और अपने अवाम के साथ धोखा किया है, उन्होंने बेशर्मी की है। और ये मैं इसको बगैरती कहूँगा कि जिन्होंने ये की है, जो इस तरह के धोखे के साथ बन के मेंबर आए हैं और जिनको पता है कि वो मेंबर नहीं बने, जिनके अवाम को पता है कि वो मेंबर नहीं बने, उनके हल्के के बच्चे बच्चे को पता है, पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता है कि वो मुंतखब नहीं हुए लेकिन उन्हें मेंबर बनाया गया है। जनाबे वाला, मैं ये समझता हूँ कि ये जो पकड़ धकड़ हुई, ये जो गिरफ्तारियाँ हुई, सिर्फ इसलिए हुई कि हम अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें तो फिर ठीक है। जिस तरह किसी ने कहा है कि ये सब कुछ देखने के बावजूद, किसी शायर ने कहा था कि कुछ देख कर हुआ हूँ मौजे दरिया का हरीफ, कुछ देख कर ही हुआ हूँ मौजे दरिया का हरीफ, वरना मैं भी ये जानता हूँ कि अफियत साहिल में है। मुझे भी पता था कि अफियत प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये मेरी बेशर्मी होती, अपनी आवाम के साथ गद्दारी होती कि अगर मैं इमरान खान के विजन को छोड़ता, अगर मैं अपनी पार्टी को छोड़ता। मैं हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ और था और इंशाअल्लाह ताला इमरान खान को ना छोड़ा है ना इंशाअल्लाह छोड़ने का सब्र कर सकते हैं। जनाबे वाला, जहाँ तक इस बजट की बात है, ये बजट अल्फाज का एक गोरख धंधा है और सबज बाग दिखाया गया है। जितनी भी बड़ी बड़ी यहाँ पर टारगेट रखे गए हैं वो ना पूरे होने हैं, ना पूरा करने के लिए उनको रखा गया है। पिछले दौर में भी आप देख लें कि इन्होंने अपना जो इनका पिछला दौर था 13 से 18 तक, उस वक्त भी किसानों के लिए एक बहुत बड़ा कर्जा रखा गया, किसानों के लिए बहुत बड़ी रिलीफ रखी गई, लेकिन किसी पर कभी अमल नहीं हुआ, कभी किसी मजदूरों की इफलाह के लिए काम नहीं हुआ। हाँ, अगर काम हुआ तो पहले लंदन में प्रॉपर्टियाँ थी, फिर दुबई में बन गई। अब दुबई में दोनों ख़ानदानों की बेशुमार प्रॉपर्टी हैं और उनके चमचे कड़छों की भी बेशुमार प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन किसी को इस पर तौफीक नहीं हुई कि बात करे। एक तोशा खाने पर 800 प्रोग्राम होते हैं टीवी में और दुबई की अरबों खरबों रुपए की प्रॉपर्टीज पर कोई प्रोग्राम नहीं होता। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारा मीडिया भी कंप्रोमाइज हुआ है। तो जनाबे वाला, मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि हमारे किसानों के साथ जो जुल्म किया गया है इस दौर में, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। जब 2014 और 2015 में भी जब इनकी हुकूमत थी उस वक़्त इन्होंने इंडिया से आलू इंपोर्ट करके आलू के काश्तकार को बर्बाद किया था। इस बार इन्होंने गंदम का नाकस किस्म की गंदम, शुक्रिया राय साहब का माइक खोले, मंगवाकर किसान को बर्बाद किया है। और किसान की जो बर्बादी है वो पाकिस्तान की मईशत की बर्बादी है, क्योंकि किसान इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी है और किसान के साथ जो जुल्म हुआ है वो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। मैं इसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ और आखिर में सिर्फ 3 बातों में अपनी तकरीर खत्म करूंगा कि किसानों के साथ जुल्म बंद किया जाए। और शुक्रिया, बस हो गया। मोहम्मद मुबीन आरिफ साहब, मुबीन आरिफ साहब का माइक खोलें। हमारे बेगुनाह जो राय साहब का माइक खोलें, 1 मिनट में राय साहब कंप्लीट करें। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी। मोहम्मद मुबीन आरिफ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, ये मेरे मुंतखब होने के बाद मुझे पहली दफ़ा मौका मिल रहा है कि मैं इस असेंबली के फ्लोर पे जो है वो मेरी कोई तकरीर है और ऊपर से बजट सेशन है। मेरी कोशिश होगी कि मैं बजट के ऊपर ही बात करूं, लेकिन सबसे पहले मैं अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा करना चाहूँगा। अल्लाह ताला की ज़ात ने जो मेहरबानी की, करम किया। उसके बाद इमरान खान का शुक्र अदा करना चाहूँगा और अपने गुजरांवाला की आवाम का,
बुजुर्गों का, बहनों का, वोटर्स का, जिन्होंने मेरे पे एतमाद किया और मुझे इस मुअज़्ज़ज़ अवान तक पहुंचाया कि मैं यहाँ पे आके उनकी आवाज़ बुलंद कर सकूं। देखिए, अगर ये मैं बचपन से यही सुनता आ रहा हूँ, टीवी पे भी देखते थे कि ये अवाम की ताकत का एक सरचश्मा है, लेकिन जिस दिन से मैं यहाँ पे आया या मैंने आगे यहाँ पे चीज़ें देखी, मुझे तो कहीं पे भी अवाम की ताकत का कोई सरचश्मा नजर नहीं आया। अवाम की ताकत के सरचश्मे की खाली चश्मा है, बिल्कुल है, कोई अवाम की ताकत नहीं है। पटेल साहब बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। फॉर्म 47 वाले जब यहाँ पे बैठेंगे, जब अल्लाह ताला के नामों के नीचे झूठे अलफ उठाए जाएंगे, तो ये किधर अवाम की ताकत जाएगी, किधर अवाम की ताकत का सरचश्मा जाएगा। बात शुरू करते हैं जी बजट के ऊपर। बजट के ऊपर जो इन्होंने जुल्म ढाया, जो इन्होंने एक्सपोर्टर्स के साथ किया, जो इन्होंने इंडस्ट्री के साथ किया, एक्सपोर्टर्स को जो 1% FTR के अंदर थे, उन्हें फाइनल टैक्स रेजीम के अंदर 1% अपना टैक्स पे करके और सारे चीज़ों से वो बरी ज़िम्मा हो जाते थे। अब इन्होंने 1% जो है वो उनका मिनिमम टैक्स कर दिया है। वो कहते हैं ये 1% तो आपने देना ही देना है, इसके बाद आपके खाते खुल रहे हैं, उसके बाद आपसे कॉर्पोरेट टैक्स के ऊपर 29% आपकी कॉर्पोरेट इनकम के ऊपर जो है वो टैक्स चार्ज होएगा। मुझे ये बताएं, एक तरफ हम कहते हैं कि डॉलर्स आए, दूसरी तरफ हम उन्हें कहते हैं कि आपका इलाज करें। क्या इस तरह से जुल्म नहीं होगा? आपके FBR वाले वैसे ही छुरियां तेज करके बैठे हुए हैं, आए रोज उनके अंदर अपनी लड़ाइयां चल रही होती हैं। वो किस तरह से एक्सपोर्टर्स को भी जब हम तंग करना शुरू कर देंगे, जिम्मेदार का तो हमने वैसे ही जो है बेड़ा गर्क कर दिया है। नौकरी पेशा आदमी का हमने सैलरी स्लैब्स जो हैं वो जिसके ऊपर टैक्स किया है, हमने उसका बेड़ा गर्क कर दिया है। हमने जो लोग टैक्स दे रहे हैं उनको ही बार बार दुबा रहे हैं टैक्स के अंदर। पहले 9,000 अरब की कलेक्शन, पिछले साल 11,000 अरब की, इस साल 13,000 अरब की हमने टैक्स कलेक्शन करनी है। GDP हमारी बढ़ नहीं रही, इंडस्ट्री यहाँ पे नहीं लग नहीं रही, तरक्की यहाँ पे है नहीं है, हम compete कर नहीं सकते इंटरनेशनल मार्केट से। हमारे एनर्जी कॉस्ट इतनी ज्यादा है कि हमारी इंडस्ट्री जो है वो रॉ मटेरियल्स तो प्रोक्योर कर लेती है इंटरनेशनल प्राइसेस पे, लेबर उसे सस्ती है दुनिया से। लेकिन जो तीसरी मेजर चीज है वो है एनर्जी इनपुट इंडस्ट्री के अंदर। अगर एनर्जी इनपुट जो है वो इतना महंगा है, उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी ज्यादा ऊपर चली जाती है, ऊपर से हम उन्हें कहते हैं कि हम तुम्हारा गला घोंटेंगे, तुम्हारे से हम टैक्स भी इंटरनेशनल लेवल्स पे लेंगे, तुम्हें हम जो है वो यहाँ पे फाइनेंस भी जो है वो महंगा लेके देंगे। 3% जो था वो कभी यहाँ पे एक्सपोर्टरी फाइनेंस था, उसे खत्म किया गया। एक्सपोर्टर्स के लिए काइबर को 22% पे ले गए। स्पीकर साहब मुझे ये बताएं, कौन सा कारोबार है जो 22% जो है वो फाइनेंस कॉस्ट दे के पीछे कोई प्रॉफिट बचाता है? ERF एक्सपोर्टरी फाइनेंस रुपी बेस्ड फाइनेंसिंग आई पाकिस्तान में 2022 अप्रैल में आई। वो जिस दिन आई उसकी लिमिट चोक हो गई और आज तक वो दोबारा लिमिट कभी इनहैंस ही नहीं की गई। टर्फ था एक्सपोर्टर्स के लिए, LTFF लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के लिए। वो अपनी मशीनरी इंपोर्ट कर सकते थे 2-3% पे, अपनी एक्सपेंशन कर सकते थे, कैपिटल एक्सपेंडिचर कर सकते थे उसके अंदर, वो हमने उनके लिए खत्म कर दिया। हम करना क्या चाहते हैं? एक्सपोर्टर्स को मार रहे हैं, रूल ऑफ लॉ यहाँ पे मौजूद नहीं है, बाहर से इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही, यहाँ का जो कारोबारी है वो यहाँ पे अपनी नई फैक्ट्री लगाने को तैयार नहीं है। जनाब स्पीकर, इस तरह ना करें, मुल्क को चलने दें। ये 47 वाले चाहते ही नहीं है मुल्क चले, ये चाहते हैं कि बर्बाद हो जाए, इसकी तहस नहस कर दे इस मुल्क की। ये कायदे आजम का मुल्क है, खुदा के वास्ते इसे अपने बाप का मुल्क ना समझे, इसे कायदे आजम का मुल्क ही जो है वो रहने दें। जनाब स्पीकर, PSDP की बात करते हैं, उसके अंदर विहाड़ी में, उसके अंदर चकवाल में, नारोवाल में, हर शहर में यूनिवर्सिटीज HEC को दी गई है। किधर कैंपसेस बन रहे हैं, किधर सब कैंपसेस बन रहे हैं। यार गुजरांवाला यतीमों का शहर है, आज तक एक भी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी मौजूद नहीं है। टोटल 52 पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज है पंजाब के अंदर, एक भी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी गुजरांवाला में मौजूद नहीं है। इसका जवाब दे कौन है? पिछले 50 साल से ये लोग जो ट्रियरी बेंचेस पे बैठे हैं, किसी ना किसी तरह पे गुजरांवाला के ऊपर बरसरे इक्तदार रहे हैं। क्या यूनिवर्सिटी नहीं बना सकते? वहां पे
कोई अस्पताल नहीं दे सकते हमारे शहर को? यार हमारा शहर यतीम है, लवारिस है यार। $1 बिलियन से ज्यादा की एक्सपोर्ट से गुजरांवाले की कोई यूनिवर्सिटी नहीं, कोई अस्पताल नहीं। और यार साडे बालों के नक वंदे असी कोई यतीम आ? कोई गल करने वाली? टैक्स लवो साडे कोलों, हस्पताल ना दवो, यूनिवर्सिटी ना दवो, वो किते पढ़ लिख के साडे बाल तुहाडे मुकाबले ते ना आ जावन। खुदा दा नाम मनो यार, इंज ते ना कीता करो, इंज ते ना करो, इंज ते ना करो यार, मेहरबानी करो। ऐ की ऐ तलीम रह गई है ते ट्रेजरी बेंच आस्ते, सेहत रह गई है ते ट्रेजरी बेंच आस्ते, साडे आस्ते गुलामी है, साडे आस्ते नौकरी है, असा ताबेदारी करनी है तुम्हारी सारी जिंदगी। ओ खुदा दा नाम मनो यार, सानू भी तलीम दे, असी हक रखने आ, पाकिस्तानी आ। ओ NFC करते हो, सूबे नू शेयर दे देंदे हो 57.5%। यार 57.5% दे के ओ लाहौर शहर ते लगने न पैसे, ओ लाहौर दे पैसे। असी शहरे लाहौर दे मुलाजम आ, ओ तख्ते लाहौर दे मुलाजम आ सी। और निक्के शहर वाले किते जान? निक्के शहर वाले मर जान। स्पीकर साहब जवाब तो दो, निक्के शहर वाले मर जान। निक्के शहर वाले पाकिस्तानी कोई नहीं, निक्के शहर वाले दा हक कोई नहीं। तलीम वड्डे शहर वालियां दी, सेहत वड्डे शहर वालियां दी, रोजगार वड्डे से शहर वालियां दा। साडे वास्ते जलालत है, वोट पाविए, वोट भी ना ठीक जगह ते पड़े यार, कोई गल है? सानू कड्डो जा बाहर पाकिस्तान तो, वाइंड अप करें, सानू पाकिस्तान तो बाहर कड्डो। टाइम ही नहीं देंदे स्पीकर साहब, 6 मिनट होए ने, खुदा दा नाम मनो 10 मिनट ते पूरे करन दियो। पहली बारी आए हैं, मेहरबानी करो 4 मिनट ते दियो। और आपके ही मेंबर बोलेंगे जनाब। वो भाईजान मेरे मेंबर नहीं बोलते, मैनू टाइम देंगे मेरे मेंबर, कोई नहीं बोलता। तुसी तंग ना पियो, उर्दू में बोले, उर्दू में बोले, मैं कासिर हूं, ये आपकी उर्दू की करिए भाईजान, जेडी जिन्ना लोग मैनू इलेक्ट किया उन्होंने भी तो कोई समझ आवे ना मैं बोलदा। वाइंड अप करें, वाइंड अप करें जी। फाइलर ते नॉन फाइलर सारी पाकिस्तान जो की आपकी इकॉनमी तकरीर है फिर ये प्रोसीडिंग का हिस्सा नहीं बनेगी। नहीं, मुझे सर प्रोसीडिंग का हिस्सा तो बनाना है ना सर, ये तो मेहरबानी करें इधर, बड़ी मेहरबानी। अच्छा सर बात ये है, मेहरबानी बोलते हैं जी। देखिए सर, वाइंड अप करें सर, इसका तो मैं कुछ ना हुकूमती लोगों को भी बताऊं कि टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होता है। 13,000 अरब सा टैक्स रेवेन्यू है जो इन्होंने फाइनेंस एक्ट के अंदर कलेक्ट करना है, FBR से, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, कस्टम्स ड्यूटी, फेडरल एक्साइज ड्यूटी। सर वो पैसे NFC के अंदर सूबों को जाने हैं, आपको भी मिलने हैं, हमें भी मिलने हैं, KP में हर जगह मिलने हैं। सर ये इन्होंने डाका क्या डाला है? जो NFC कहता है कि आपको जो टैक्स रेवेन्यू है ना वो बंटेगा, जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है वो फेडरल की मालकी है, वो नहीं बंटेगा। सर इन्होंने पेट्रोलियम लेवी के अंदर पैसे लिए हैं, सेल टैक्स नहीं लगाया तेल के ऊपर। ये चाहते हैं कि सूबों को पैसे कम जाएं, हम पेट्रोलियम लेवी से कलेक्शन करके वो पैसे फेडरल के अंदर दें, और जो 10,000 अरब ये इंटरेस्ट रेट की मद में देंगे उसके अंदर 9,000 अरब जो है उसके अंदर 9,000 अरब लोकल बैंक्स को देना सर, और 1,000 अरब फॉरेन बैंक को देना मार्कअप के अंदर। और सर सानू दे MCB दे सारे लोकल बैंक लौट के तशरीफ रखें। शुक्रिया। नसीम अली शाह साहब, 10 मिनट हो गए। नसीम अली शाह साहब, नसीम शाह साहब आप बोलेंगे? वाइंड अप करें, खोलें माइक, खोलें मुबीन साहब का माइक। सर बड़ी मेहरबानी, एक शेर पढ़ के इजाजत चाहूंगा। होवे जितना ही जुल्म दलेरा दी, कदी गैरत मुकना कोई नहीं। स्पीकर साहब, होवे जितना ही जुल्म दलेरा दी, कदी गैरत मुकना कोई नहीं। हिक डे प्या चार खलोवे सन, ए सिलसिला रुकना कोई नहीं। असी पीर हुसैन दे नौकर हां, असी पीर हुसैन दे नौकर हां, हक करन तो चुकना कोई नहीं। सातो खान गुलामी नहीं हुंदी, मार वंजना झुकना कोई नहीं। बड़ी मेहरबानी स्पीकर साहब जी। नसीम अली शाह साहब, माइक खोलें। नसीम अली शाह साहब। शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर। सबसे पहले तो मैं
चूँकि पहली दफ़ा बोल रहा हूँ तो अपने हलके के आवाम का और कायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का बेहद मशकूर हूँ जिन्होंने मुझ पर एतमाद किया और इंशाअल्लाह एक सिपाही और एक खादिम की हैसियत से अगले 5 साल जद्दोजहद इंशाअल्लाह जारी रखूँगा। जनाब डिप्टी स्पीकर, बातें बहुत हैं। इस वक्त बजट पे बहस चल रही है, लेकिन अफसोस के साथ मैं जब भी यहाँ इजलास में आता हूँ तो एक नए दर्द के साथ यहाँ शरीक होता हूँ। मैं जब हर दफ़ा आता हूँ तो मेरे बनू में वहाँ धरना बैठा होता है और 4-4 घंटे 5-5 घंटे वहाँ पर लाश सड़क पर रख कर रोड ब्लॉक हो चुकी होती है और ये इल्ज़ामात इंतहाई माजरत के साथ इस वक्त दिफाई बजट को हम यहाँ पर इतनी अहमियत दे रहे हैं और इसमें ज़्यादती कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वहाँ मेरे हलके के लोग वो ये सोच रहे हैं और वो यहाँ मुझसे उम्मीद कर रहे हैं कि अब वहाँ पार्लियामेंट पे इस पर बहस करें, इस पर बोलें। वहाँ पर ये एक सोच बनी हुई है कि यहाँ जितनी भी दिफाई बजट में ज़्यादती होगी इतनी ही वहाँ पर दहशतगर्दी में ज़्यादती होगी। यहाँ दिफाई बजट में हम ज़्यादती कर रहे हैं, वहाँ दहशतगर्दी में ज़्यादती कर रहे हैं। तो इसी पे जनाब डिप्टी स्पीकर, मैं चाहता हूँ कि इस पर भी थोड़ी सी बहस हो जाए। वहाँ मेरे जो नौजवान वहाँ पर इस आग में जल रहे हैं, वहाँ जो सिपाही शहीद हो रहे हैं, वहाँ जो फौजी शहीद हो रहे हैं या मेरे और नौजवान शहीद हो रहे हैं, ये सारे ही मेरे भाई हैं, ये सारे ही मेरे इस धरती के बेटे हैं। लेकिन इस पर अगर हम बात करें तो मेरी ज़िंदगी को भी ख़तरा, इस पर अगर हम बात करें तो फिर वहाँ पर जितने भी अमन कमेटियाँ बनी हैं, जनाब डिप्टी स्पीकर, मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ। जनाब डिप्टी स्पीकर, ये टाइम काउंट ना किया जाए जनाब। खैर आप करें, बात करें, मैं इंतजार कर लेता हूँ जी। आप बोले जी, आपका टाइम खत्म होगा, मैं माइक बंद कर दूंगा प्लीज। नहीं, ये सबको मौका मिलना चाहिए। आप बोले, आपका भी तवज्जो दरकार है। आप बोले, आप आप हाउस को और चेयर को ना कमांड करें, प्लीज बोले। जी जनाब डिप्टी स्पीकर, मैं चाहता हूँ कि इस हवाले से भी हमें एक दिफाई बजट दे रहे हैं, हमें अमन का बजट भी दे दें। वहाँ पर जो सूरत हाल बनी हुई है, वाक़यात हो जाते हैं लेकिन पुलिस वहाँ पर FIR तक नहीं कर सकती। तो इस हवाले से मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर कोई बहस हो जाए और अमन का बजट पेश किया जाए यहाँ पर। इसके अलावा जनाब डिप्टी स्पीकर, जो हमारा हाल है, यहाँ पर बातें हुई फार्म 47 और फार्म 45 की। वज़ीर दिफा साहब ने तफसीली जो बातें की वो बजट के हवाले से कम थी और सियासी ज़्यादा थी। तो इसी पे अगर हम आ जाएं, हमारे इलेक्शन में हमारे साथ जो हुआ, जो हमारे साथ इलेक्शन कैंपेन के दौरान हुआ, ये मैं इस फ्लोर से इन सब साथियों से जब सारे हाजिर हों, मैं समझता हूँ कि अगर अल्लाह के जो 99 नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, सब इन नामों पर हल्फ ले लें कि इलेक्शन में किन किन अफराद ने उनको प्रेशराइज किया है, किन्हों ने उनको या फैसिलिटेट किया और किन किन लोगों ने उनके खिलाफ कौन सा रोल प्ले किया हुआ है। जनाब डिप्टी स्पीकर, मेरे खिलाफ खुद जहाँ तक मैं वहाँ पर हमने काउंटिंग की और जो कोशिश हुई, 20,000 बैलेट पेपर मेरे खिलाफ इस्तेमाल किए गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसके बावजूद फिर भी मेरी जो लीड है वो फिर भी 50,000 रह गई, वरना मैं 70,000 लीड से जीत रहा था। तो ये जो फॉर्मेलिटी हम पूरी कर रहे हैं, मुझे भी पता है, इस हाउस को भी पता है कि ये सिर्फ फॉर्मेलिटी है कि बजट पे तकरीर हम खेलें। जिस तरफ से ये हिदायत मिली हुई है, IMF की डायरेक्शन पे ये बजट पेश किया गया है, इसमें कोई भी हमें तवक्को नहीं कि हमारी तजवीज़ इसमें कबूल की जाएंगी। सिर्फ
तकरीर यहाँ पर खेल रहे हैं, बाकी कोई भी तवक्को नहीं कर रहे हम, क्योंकि जो फैसला आपने किया हुआ होता है उसमें बिल्कुल एक ही तजवीज़ अगर सीरियस ले ले तो कोई मानी नहीं जाती। जनाब डिप्टी स्पीकर, मेरा बन्नू का हल्का, बन्नू में इस वक्त कुरमगढ़ी पावर हाउसेस, वहां पर जो टरबाइन लगे हुए हैं 1956 में सदर अयूब खान ने इसका इफ्तिताह किया था। अब इस वक्त भी वो 1-1 मेगावाट फी टरबाइन बिजली दे रहा है। अगर वो हम अपग्रेड करें, सिर्फ अब उनकी अपग्रेडेशन के लिए पैसे दे दें तो तकरीबन 25-30 मेगावाट तक हम बिजली पैदावार अपने खुद बंदू का दे सकता है। इसके लिए इस बजट में कोई भी रकम मुख्तस नहीं की गई, लिहाजा मेरा मुतालबा है कि इस बजट में उसके लिए भी कोई खतर ख्वाह एक कोई पैसे मुकर्रर किए जाए। इसके साथ मेरा हल्का पहले ही दिन से जानी खेल बका खेल ये और सब डिवीजन वजीर 2004 से जनाब डिप्टी स्पीकर मुसलसल जंग का शिकार है। 25% जिला इस वक्त मेरा नोगो उस वक्त चल रहा है नोगो एरिया, और इसी वक्त 50% तक पहुंच चुका है कि हम वहां पर मूवमेंट नहीं कर सकते। हालात यहां तक पहुंच चुके हैं, तो जनाब डिप्टी स्पीकर मेरा मुतालबा है कि हम उन इलाकों के लिए भी कोई हिस्सा मुख्तस किया जाए। इसके साथ चूंकि मैं एक मजहबी गिराने से ताल्लुक़ रखता हूँ और एक अदना सा मजहबी तालिब इल्म हूँ, तो मेरी ये गुजारिश है कि अगर मजहबी उमूर की वजारत को हम फ़ाल करें और उसमें हम उलमाए किराम और अइम्मा मसाजिद के लिए कोई ऐसा तरबियत का निज़ाम बनाए कि मौजूदा जो मुआशरा बिगाड़ का शिकार है उसके हवाले से उलमाए किराम अपना रोल प्ले कर लें और दोबारा मुआशरे को जोड़ लें और मुआशरे की तरक्की में कोई भरपूर किरदार अदा करें। जनाब डिप्टी स्पीकर, ह्यूमन कैपेसिटी डेवलपमेंट ये जो इस्तिलाह है, इंतहाई माजरत के साथ हमारी ओवरसीज मिनिस्ट्री इस हवाले से उनका जो मैंडेट है उनमें ये बातें लिखी हुई हैं। ओवरसीज के लिए ह्यूमन कैपेसिटी डेवलपमेंट के तहत कोई प्रोग्रामात वहाँ पर शुरू करने चाहिए। मैं जहाँ तक गया हूँ यूएई में मेरे देखते हुए, शुक्रिया। एक मिनट वाइंड अप करें प्लीज। जो ममालिक वहाँ पर आते हैं जी, वहाँ इंडिया के लोग भी आते हैं, वहाँ फिलिपाइन के लोग भी आते हैं, रफ्ता रफ्ता उनकी वहाँ पर ट्रेनिंग होती है, वहाँ पर स्किल्स डेवलप होते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है और वो वहाँ आके फिर दफातर पर और जितने भी इदारे हैं वहाँ पर वो रफ्ता रफ्ता उन्होंने अपने कब्जे जमा लिए। लेकिन हमारे सफारत खाने और हमारी ओवरसीज मिनिस्ट्री इस हवाले से कोई भी रोल प्ले नहीं कर रही, लिहाजा मेरा मुतालबा है कि इस तरह की कोई ट्रेनिंग शुरू की जाए। ठीक है, शुक्रिया शुक्रिया। बस आप वाइंड अप करें, माइक खोलें। एक मिनट साहब जी, वाइंड अप करें प्लीज। जी वाइंड अप कर रहा हूँ जी। ओवरसीज मिनिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ बराए नाम की मिनिस्ट्री है सर, इस पे अगर कोई तवज्जो दी जाए, ओवरसीज हमारा बड़ा सरमाया है। ठीक है, इसमें कोई भी, मेरी बात तो पूरी करने दे सर जी। ओवरसीज मिनिस्ट्री इस वक्त कौन कौन से एकदम मंसूबे उनके लिए कर रही है? ओवरसीज के बंदे मेरे मजदूर लोग यहाँ अगर कोई प्रॉपर्टी खरीद ले, यहाँ पर लोग उनको माल गनीमत समझते हैं। हुकूमत की तरफ से कोई भी उनके लिए। ठीक है, शुक्रिया शुक्रिया। आ गया पॉइंट आपका, आ गया। द हाउस इज एडजर्न्ड टू मीट अगेन ऑन फ्राइडे द 21st June 2024।